हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे घटना चक्र के जीएस दृष्टि चित्रात्मक प्रस्तुति का, और उसमें भाषा दृष्टि देखेंगे। ठीक है, जिसमें जीएस दृष्टि नहीं भाषा दृष्टि है। और इस भाषा दृष्टि में आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी के बुक के बारे में। ठीक है, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें चित्रात्मक रूप से दिया गया है हिंदी व्याकरण को। और इस वीडियो को जो है पूरा कराएंगे। और इसका जो है आप लोगों ने जीएस दृष्टि देखा होगा, जिसमें हिस्ट्री का है, भूगोल का है, साइंस का है, इसके बाद नागरिक शास्त्र का है, सारे जो है जीएस दृष्टि का निकाला गया था। तो आप लोगों ने देखा होगा कितना ये इम्पोर्टेंट बुक है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए पॉइंट टू पॉइंट उसमें नोट किया गया था। ठीक है, तो ये उसी का जो है नेक्स्ट पार्ट कह लीजिए, जिसमें भाषा दृष्टि के माध्यम से इसमें सामान्य हिंदी का जो है निकाला गया है। अब इसमें जो भी हैं संज्ञा, सर्वनाम, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य रचना, विशेषण, वचन, रस, संधि, कारक, लिपि, अपव्यय, निपात, छंद एवं अलंकार। ठीक है, इसके बाद इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, वर्तनी, लिंग है, संज्ञा है, क्रिया, कारक, लिपि, वर्णमाला, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, काल। तो ये सारे चीज़ें इसमें जो है समाहित किया गया है, जो कि इधर जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी SSS के वनडे एग्ज़ाम्स हों, तो उसमें अगर हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है, और या फिर यूपी PCS का है, ठीक है, या फिर RO ARO का है, ठीक है, या फिर SI का है, यूपी पुलिस का है। तो जहाँ पर भी अगर हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके लिए ये बुक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आने वाला एग्ज़ाम जो है यूपी लेखपाल का, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। और इसमें वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो पहले हम विषय वस्तु देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें है हिंदी वर्णमाला, विभिन्न भाषाएं एवं उनके वर्गीकरण, हिंदी उपभाषाएं और बोलियां। तीसरा है लिपि। चौथा है हिंदी व्याकरण शब्द भेद। इसके बाद इसमें आता है संज्ञा एवं इसके भेद, फिर लिंग आता है, फिर आता है वचन एवं उसके प्रकार एवं प्रमुख नियम, कारक, परिचय एवं उनसे भेद, विशेषताएँ। ठीक है, इसके बाद सर्वनाम, परिचय, भेद तथा प्रमुख विशेषताएँ। इसके बाद आता है विशेषण, परिचय, भेद तथा प्रमुख विशेषताएं। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ तक देखेंगे पेज नंबर 32 तक। ठीक है, सर्वनाम का परिचय, भेद एवं प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद दूसरा वीडियो इसका इसी बुक का होगा, जिसमें पेज नंबर 30 से लेकर पेज नंबर 60 तक देखेंगे, यानी कि 63 तक, संधि तक देखा जाएगा। इसके बाद इसके तीसरे वीडियो में पेज नंबर जो है 119 तक यानी 124 तक देखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद 119 से लेकर लास्ट वीडियो इसका 144 तक होगा, जो कि इसका लास्ट पेज वीडियो बनेगा, चौथा वीडियो। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहेगा, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में मिल पाएगा। अभी नई बुक निकली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हिंदी वर्णमाला। ठीक है, उसमें हम देखते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला की बात करें तो देखिए, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो है एवं अन्य प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा वर्णों की संख्या जो बताई गई है वो 52 बताई गई है टोटल। ठीक है, प्रसिद्ध व्याकरण जो है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णमाला में जो है 43 वर्ण बताया गया है। ठीक है, कुछ अन्य व्याकरण में जो है 58 या 59 वर्णों को भी मानते हैं। तो ये हो गया परिभाषा, और होगा कितने वर्णमाला हैं ये। ठीक है, बातें होगी। कुल वर्ण जो 52 हैं, इसमें अगर हम बात करें तो 2 अयोगवाह हैं। अंग और आह को जो है अयोगवाह कहा जाता है। और इसके बाद इसमें व्यंजन आता है, उसमें संयुक्त व्यंजन 4 हैं, मूल व्यंजन 33 हैं, उत्क्षिप्त, आगत अथवा द्विगुण व्यंजन 2 हैं। ठीक है, तो 33, 4, 37 और 2 39 टोटल जो है ये आपका व्यंजन हो जाएगा। इसके बाद इसमें टोटल स्वर आते हैं 11। ठीक है, अ आ इ ई उ ऊ री ए आई और ओ आओ, ये टोटल जो है 11 स्वर आते हैं। तो टोटल मिलकर कितने हो जाते हैं, 52 वर्ण इस प्रकार हो जाते हैं। ये बात होगी वर्णमाला के बारे में। अब इसमें देख लेते हैं स्वर, जिह्वा एवं ओष्ठाकृति। ठीक है, तो देखिए अग्र स्वर के उच्चारण में जो है जीभ का आगे वाला भाग जो ऊपर उठता है उसको अग्र स्वर के बात कहते हैं। मध्य स्वर के उच्चारण में क्या होता है, जीभ का पीछे वाला भाग ऊपर उठता है, और अतः इसे जो है केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा है पश्च स्वर के उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर उठता है। ठीक है, आवृत्तमुखी अथवा आवृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ यानी कि ओंठ का आकार गोल ना होकर ऊपर नीचे फैल जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, आवृत्तमुखी स्वर। इसके बाद 5वां पॉइंट है अर्ध समृद्ध स्वर जो है के उच्चारण के समय जो है मुख्य समृद्ध स्वरों के उच्चारण से थोड़ा अधिक खुलता है। ठीक है, अर्ध विवृत स्वर के उच्चारण के समय जो है
मुख जो है विवृत स्वर के उच्चारण से थोड़ा कम खुलता है। ये बातें होगी, पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिखा गया है। इसके बाद समृत स्वर की बात किया गया कि इसके उच्चारण के समय मुख सबसे कम खुलता है, जबकि विवृत स्वर के उच्चारण के समय मुख जो है सर्वाधिक खुलता है। ये बातें भी याद रखनी है। वृत्ताकार और वृत्त अथवा वृत्तमुखी स्वर ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर ओंठ का आकार जो है गोल हो जाता है, वो वृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे। तो ये कुछ परिभाषाएं होंगी छोटे छोटे। अब इसके बाद देखते हैं स्वर एवं उनके वर्गीकरण। तो स्वर वह वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी कि बिना किसी सहायता के जिनको हम बोल सकते हैं, जिन वर्णों को, उन्हें क्या कहा जाएगा, स्वर कहा जाएगा, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण की बात करें तो जिह्वा की यानी कि जीभ की ऊंचाई के आधार पर अथवा मुख विवर के खुलने के आधार पर पहला हो जाता है। और उसमें अगर हम देखें तो इसमें आता है समृत स्वर, दूसरा आता है अर्धसमृत स्वर, तीसरा आता है विवृत स्वर और चौथा आता है अर्धविवृत स्वर, ठीक है। समृत स्वर में आता है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्धसमृत स्वर में आता है ए और ओ, ठीक है, ए और ओ आता है। विवृत स्वर में बड़ा आ आता है और अर्धविवृत में आ और आय और औ आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जिह्वा के या जीभ की ऊंचाई के आधार पर 4 प्रकार के स्वर बांटे गए हैं। फिर जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए, अग्र स्वर जो होता है वो छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय होता है। मध्य स्वर जो होता है वो छोटा आ होता है। पश्च स्वर जो होता है वो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ होता है। तो इस तरीके से 3 प्रकार इसमें हो गए जिह्वा के आधार पर, ठीक है, जीभ की स्थिति के आधार पर। अब देखते हैं ओठ की आकृति के आधार पर। तो आवृत्तमुखी आवृत्ताकार स्वर होता है और वृत्तमुखी वृत्ताकार स्वर होता है। 2 प्रकार का होता है ओठ की आकृति के आधार पर। अब आवृत्तिमुखी में जो आता है छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी और ए आए, इतने आते हैं, ठीक है। और वृत्तमुखी वृत्ताकार में जो है छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ आओ और यहाँ, और इसके बाद इसमें आगत स्वर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें डिफरेंट आप लोग जान गए होंगे कि विवृत्तमुखी और आवृत्तमुखी में कौन कौन से स्वर आते हैं। इसके बाद अब देखते हैं उच्चारण में लगने वाले समय अथवा मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो 2 प्रकार से, ठीक है। इसमें पहला है ह्रस्व या लघु स्वर, जिसमें एक मात्रिक स्वर होता है, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सारे ह्रस्व या लघु स्वर होते हैं। छोटा ई, छोटी ई और छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री को जो है मूल स्वर भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना पॉइंट है। इसका दूसरा इसमें आता है दीर्घ या गुर स्वर, ये होता है द्विमात्रिक स्वर, ठीक है। इसमें आता है बड़ा आई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। और ए आए, ओ आओ, इन्हें जो है संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद आता है तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होता है इसे बहुमात्रिक स्वर कहा जाता है और इसमें जो है त्रिमासिक स्वर इसे कहा जाता है, यानी कि इसे बहुमात्रिक भी कहते हैं, इसे त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। यह जो हिंदी नाटकों में प्रयुक्त अधिकतर होता है। इसका चिन्ह जो इस प्रकार से होता है, अथवा इस जो हिंदी में 3 लिखा जाता है, इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे आप ओम लिखेंगे तो ओम के बीच में जो वो मतलब चिन्ह जो लगाया जाता है वो जो होता है वो प्लुत स्वर होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लंबा खींचकर कहा जाता है। अब कुछ पॉइंट हैं तो देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। और दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना 2 स्वरों को जोड़कर होती है। जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनता है, छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनती है। मात्रा के आधार पर स्वरों का सर्वप्रथम विभाजन जो है महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया था, ठीक है। अष्टाध्यायी एक बुक है जो कि महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया था और इन्होंने मात्रा के आधार पर स्वरों का सर्वप्रथम विभाजन किया था। इसके बाद अब उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो मानव द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने वाले विभिन्न अंगों जैसे कि कंठ, ताल, मूर्धा, ओठ और 2 ध्वनि अंगों जैसे कि कंठोष्ठ, कंठ ताल से विभिन्न स्वरों का उच्चारण होता है, जो कि इस प्रकार है। आगे हम उसको देखते हैं, ठीक है। पहला है कंठ स्वर। कंठ स्वर में जो है कंठ से निकलने वाली बोली कौन कौन सी होती है, छोटा और बड़ा, ठीक है। इसके बाद आता है कंठ्योष्ठ स्वर। कंठ्योष्ठ स्वर में कंठ और ओंठ दोनों का इसमें जो है मेल होता है या लगता है तब जाके निकलता है, तो वो होता है ओ और आओ, ठीक है। इसमें दोनों कंठ और ओष्ठ दोनों यूज होता है। इसके बाद तीसरा आता है ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर माने कि जो ओंठों के द्वारा ही निकलता है, जैसे ऊ और बड़ाऊ और छोटाऊ हो गया, ठीक है। कंठ तालब्य स्वर। कंठ तालब्य स्वर जो है जो कि कंठ और तालब्य से मिलकर निकलता है, जैसे कि ए आए, ये दोनों स्वर जो है कंठ तालब्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तालब्य स्वर। तालब्य स्वर कौन कौन से का, तो छोटी ई, बड़ी ई हो गया, ठीक है। जो कि आप देख रहे होंगे कि मुंह के ऊपर जो होता है
जब मुंह अपन ओपन करेंगे तो जीभ के ऊपर जस्ट जो होता है उसे तालु कहते थे ना, तो उससे जो निकलता है। फिर मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य स्वर से जो निकलता है तो मूर्धन्य स्वर किसको कहते हैं? री को मूर्धन्य स्वर कहा जाता है, जो कि ये भी जो ऊपर एक कौवा जो लगा हुआ है ना मुंह के अंदर, वहाँ के पास से निकलता है री, तो उसको कहा जाता है मूर्धन्य स्वर। अब अयोग वाह वर्ण क्या क्या होता है? तो अयोग वाह वर्ण किसे कहते हैं? तो जो योग ना होने पर भी साथ रहें उन्हें जो है अयोग वाह कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दो हैं, एक है अंग और एक है आहा, ठीक है, ये दोनों अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इसे अनुस्वार भी कहा जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है? ऊपर एक बिंदी होता है अंग में, ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में इसे जो है विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह जो है दो बिंदी होती है, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। ये दो बिंदी क्या कहते हैं? विसर्ग इसको कहा जाता है। ये बातें हो गई। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन, अपितु ये स्वरों के सहारे जो है चलते हैं। इनका उपयोग दोनों यानी कि स्वरों और व्यंजनों में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अनुस्वार और विसर्ग आपको याद रखना कि ना तो ये व्यंजन में आएंगे ना ही स्वर में आएंगे, लेकिन ये जो है स्वरों के सहारे ही चलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब देखते हैं स्वरों के अन्य महत्वपूर्ण वर्गीकरण की बात करते हैं। तो अनुनासिक स्वर चिन्ह यानी कि जो ऊपर बिंदी चांद की बिंदी होती है उसे अनुनासिक स्वर चिन्ह कहा जाता है। और इसमें आ ई ऊ, ठीक है, ऐ आए ओ आओ, ये इस तरीके से होते हैं, ये अनुनासिक स्वर चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। नहीं, जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास मुख तथा नाक दोनों से बाहर निकले उन्हें अनुनासिक स्वर कहेंगे। अनुनासिक रूप को चंद्र बिंदु द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। तो आप अनुनासिक स्वर पता हो गया होगा। इसके बाद निरनुनासिक स्वर है। अब ये होता है छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ए आए ओ आओ होता है। इतने सारे स्वर जो है निरनुनासिक स्वर होते हैं। जब किसी स्वर के उच्चारण करने में श्वास यानी कि सांस केवल मुख से बाहर निकले तो उन्हें क्या कहा जाएगा? निरनुनासिक या फिर अननुनासिक स्वर कहा जाएगा, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको याद रखना है। अब इसी में से पूछ लिया जाएगा कि निरनुनासिक स्वर कौन सा है, इसमें से कोई एक दे दिया गया, तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आता है घोष स्वर या अथवा सघोष जिसको कहते हैं। प्रायः सभी स्वर क्या होते हैं? घोष स्वर होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद यानी कि स्वर कंपन का उपयोग होता है उन्हें घोष स्वर कहा जाता है, ठीक है। यह आपका परिभाषा हो गया। अब आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? तो प्रायः सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण जो है में मुख से कम वायु निकले तथा जो है उन्हें क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे, ठीक है। ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले यानी कि कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई, ठीक है, छोटा आ छोटी ई छोटाऊ, इस तरीके से स्वर जो हो गया वो अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसके बाद व्यंजन एवं उनके वर्गीकरण की बात करते हैं। अब स्वर की बातें हो गई, व्यंजन की देखते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने अथवा उच्चारित होने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। और इनके उच्चारण स्वरों के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गया व्यंजन स्वर के। कुछ तथ्य हैं, देख लेते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे, ठीक है। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाए उसे द्विगुण व्यंजन कहेंगे, ठीक है। और इसे जो उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण मुख के किसी विशेष ध्यान से होता है इन्हें स्पर्शी या स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और इनकी कुल संख्या का से लेकर माँ तक यानी कि टोटल 25 है, ये याद रखना है। और यह क्रमशः कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ यानी कि ओठ से उच्चारित होते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच हो उन्हें क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या टोटल कितनी है? 4 है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना कि अंतस्थ व्यंजन कितनी है? 4 है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी विशेष स्थान पर घर्षण से प्राप्त ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न हो उन्हें क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी भी संख्या 4 है। तो अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। व्यंजनों का अब वर्गीकरण देखते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होंगे? संयुक्त व्यंजन टोटल 4 हैं। पहला है छा, दूसरा त्रा, तीसरा ज्ञा और चौथा है श्रा, ठीक है। अब ये 4 व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन है। छा जो बना है वो का और सा से बना है। त्रा जो बना है ता और रा से बना है मिलकर, ठीक है। ज्ञा जो बना है जा और या से मिलकर बना है। श्रा जो बना है शा और रा से मिलकर बना है। तो इस तरीके से 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन हो गए, याद रखिएगा, पूछा जाता है इसी सेम टू सेम। इसके बाद उच्छिप्त आगत अथवा द्विगुण व्यंजन टोटल कितने हैं? 2 व्यंजन है, ठीक है। पहला है अंगा और दूसरा है ढ़ा, ठीक है।
ढा और ढा है, ठीक है। ये इसके उच्चारण में जिह्वा नोक उलटकर नीचे के हिस्से से कठोर तालु को झटके से छूती है, ठीक है। और ढ़ा में जो ये महाप्राण ध्वनि है ढ़ा, ठीक है, इसे जो है घोष महाप्राण मूर्धन्य उच्छिप्त कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो जो व्यंजन है क्या हो गए, उच्छिप्त आगत अथवा द्विगुण व्यंजन हो कहलाते हैं। इसके बाद मूल व्यंजनों की संख्या टोटल 33 है। उसमें से स्पर्श व्यंजन 25 व्यंजन है। उसमें से कौन कौन से हैं, तो का वर्ग आता है, चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है और पा वर्ग। का वर्ग मीन्स का खा गा घा अंगा, चा वर्ग मीन्स चा छा जा जा इया, टा वर्ग मीन्स टा ठा डा ढा आड़ा, और ता वर्ग मीन्स ता था दा धा ना, और पा वर्ग मीन्स पा फा बा भा मा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसमें टोटल कितने वर्ण हो जाएंगे, 25 वर्ण। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, तो 4 व्यंजन जो अंतस्थ व्यंजन है वो है या, रा, ला, वा। ये आपको याद रखना है, इसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, ठीक है। उस व्यंजन भी 4 हैं, ये भी आपको याद रखना है, सा, 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 हा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सा, 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 हा जो कि ये उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जो कि ऐसे ही सीधे पूछ लिया जाता है कि उस व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अब करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला आता है स्पर्श व्यंजन अथवा वर्गीय व्यंजन। तो इसमें जो है कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से उच्चरित होने वाले व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन अथवा वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। ओठ, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत यानी कि दांत और ओठ के स्पर्श से जो शब्द निकलते हैं, वर्ड निकलते हैं, उन्हें व्यंजनों को क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन अथवा वर्गीय व्यंजन। ये परिभाषा हो गया। कंठ व्यंजन टोटल 5 हैं। कंठ व्यंजन कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। अब उसमें का वर्ग आता है, का खा गा घा अंगा, ये कंठ व्यंजन हो गए। ताल व्यंजन भी टोटल 5 है, वो आता है चा वर्ग, ठीक है। चा छा जा झा इया जो है ये तालु व्यंजन हो जाएंगे। मूर्धा व्यंजन जो है टोटल 5 है, ये भी टा वर्ग इसमें आता है, ट ठा डा ढा आड़ा और ढा भी आता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, टोटल 5 हैं। दंत व्यंजन जो है ये भी व्यंजन जो है 5 हैं। ये ता वर्ग आता है, त थ द धन्ना, ये दंत व्यंजन हो गया, जैसे दांत से निकलना त थ द धन्ना। इसके बाद ओठ व्यंजन या ओष्ठ व्यंजन, ये भी 5 हैं। इसमें पा वर्ग आता है, प फ ब भ म, इसमें देखिए ओठ का प्रकार मतलब हो रहा है कार्य। इसके बाद आता है दंत्योष्ठ व्यंजन। दंत्योष्ठ व्यंजन 1 है और वो है वा जो है वो दंत्योष्ठ व्यंजन है, याद रखना। इसके बाद आता है वत्स व्यंजन। वत्स व्यंजन जो आता है जिह्वा के अग्रभाग और नोक के द्वारा दांतों एवं मसूड़ों के पास उभरे खुरदरे भाग से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन होते हैं उन्हें वत्स व्यंजन कहा जाता है, जो कि 5 होते हैं। और ये होते हैं जा, न, र, ल, सा, ठीक है। जा, न, र, ल, सा, ये है वत्स व्यंजन, ये आपको याद रखना है। ये बात होगी। अब प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण अगर हम करें तो इसमें देखते हैं ध्वनियों के उच्चारण में अंदर से आने वाली जो वायु होती है और जो विभिन्न प्रकार के प्रयासों से परिवर्तित होकर जो बाहर आती है उसे प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। और प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है, आगे देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण में पहला आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जो कि टोटल 4 है। कौन कौन सा है, तो यह है च, छ, जा, झा, ये टोटल 4 व्यंजन जो है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। ये निःश्वास वाग्य यंत्र जब क्षण भर के लिए जो है अवरुद्ध होकर घर्षण के साथ निकलता है तो स्पर्श संघर्षी के रूप में आता है। दूसरा है संघर्षी व्यंजन। ये जो है उच्चारण अवयव के परस्पर समीप होने वाले सांस का घर्षित होकर निकलना जो है संघर्ष व्यंजन होता है, ठीक है, संघर्षी व्यंजन होता है। इसमें अगर देखें तो हिंदी वर्णमाला में 4 हैं, स, स, सा, हा, ठीक है, संघर्ष व्यंजन, ठीक है, संघर्षी व्यंजन। और आगत वर्ण उन्हें कहते हैं जो हिंदी या संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं या विदेशी भाषाओं से आए हैं। इनकी संख्या के विषय में प्रायः मतभेद है, जैसे कि ख, ग, जा, फा, ये सब जो है अन्य भाषा या विदेशी भाषा से लिए गए हैं और इनकी संख्या के विषय में जो है मतभेद है प्रायः। तो आगत वर्ण ये किस वर्ण में आते हैं, आगत वर्ण, ठीक है, ख, ग, जा, फा। इसके बाद नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन टोटल 5 हैं, अंगा, इया, ड़ा और ना और मा, ठीक है, यानी कि जितने भी का वर्ग का लास्ट अक्षर, ठीक है, इसके बाद चा वर्ग का लास्ट अक्षर, फिर टा वर्ग का लास्ट, ता वर्ग का जितने भी लास्ट अक्षर उनको मिलाकर जो बनता है वो नासिक के व्यंजन हो जाता है। और ये नासा रब्द्र मार्ग से निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, यानी कि नाक से निकलती हैं इनकी ध्वनियाँ, तो ये नासिक के व्यंजन कहलाता है। इसके बाद आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन 1 है, टोटल कितना है, 1 है। वो कौन सा है, ला है। ला कौन सा व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। निःश्वास के समय जिह्वा के बगल से निकलने वाली जो व्यंजन होती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं और वो उसकी संख्या 1 है, वो है ला। इसके बाद आता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो वो है रा।
रा जो है वो लुंठित व्यंजन है, ठीक है। जब जिह्वा नोक वर्ष के कई बार टकराए तो लुंठित को प्रकंपित भी कहते हैं, ठीक है। लुंठित को क्या कहते हैं? प्रकंपित भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना। तो वो वर्ण कौन सा है? रा है। इसके बाद आता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन जो है वो दो है, ढा ढा, ठीक है, ढा ढा। यह जिह्वा नोक वर्ष और अथवा कठोर ताल के टकराहट से उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है उच्छिप्त व्यंजन के भेद। तो पहला है वर्ष उच्छिप्त जो कि ढा आता है, ढा आता है, और मूर्धा उच्छिप्त आता है ढ में, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता के आधार पर व्यंजनों का वर्णन, ठीक है। तो ये अभी ऊपर जो था ये प्रत्यय के आधार पर था, आप स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। तो श्वास नली के ऊपरी भाग के कुछ नीचे स्वर तंत्र स्थित हैं जो ध्वनि उत्पादन के प्रमुख अवयव हैं। इनका विवरण इस प्रकार है, देखते हैं। उसमें आता है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन की बात करें तो जब स्वर तंत्रियाँ खुली हों, वायु बिना अवरोध के बाहर निकले तो वहाँ पे अघोष व्यंजन होता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण जो होते हैं वो अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्लस सा 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 जो तीनों सा है ये भी अघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो आपको ये सा 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 जो तीनों सा है ये याद रखना है, किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? अघोष व्यंजन के अंदर आते हैं। बाकी जितने भी वर्ग हैं व्यंजन वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होते हैं वो अघोष व्यंजन में आते हैं। जैसे कि का वर्ग में का और खा ये जो है अघोष व्यंजन हो जाएगा। चा वर्ग में चा और छा हो जाएगा। टा वर्ग में टा ठा हो जाएगा। ता वर्ग में ता था हो जाएगा। पा वर्ग में पा फा, सा, ये इतने सारे जो है ये अघोष व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से दूसरा होता है घोष या सघोष व्यंजन। इन्हें संवार भी कहा जाता है, ठीक है। जब वायु के अवरोध से स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो वो सघोष या घोष व्यंजन होता है। देखिए, स्पर्श व्यंजन के वर्ग के तीसरे और चौथे और पांचवें वर्ण को जो है सघोष व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है या रा ला वा एवं हा भी आता है, ठीक है। यानी कि या रा ला वा और हा भी जो है वो सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो स्पर्श व्यंजन के वर्ग के जो है तीसरा और चौथा पांचवा वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो का वर्ग का जो है गा घा अंगा, चा वर्ग का जा झा इया, टा वर्ग का ड ढ अणा, और ता वर्ग के धा धा ना, ठीक है। इसके बाद पा वर्ग के बा भा मा, फिर या रा ला वा हा। इतने सारे व्यंजन जो है ये सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सघोष में क्या होगा? तीसरा चौथा पांचवा, और अघोष में क्या होगा? पहला दूसरा, ठीक है। और सघोष में या रा ला वा हा, और जो है सघोष में या रा ला वा हा, और इसके बाद अघोष में क्या याद रखना है? सा सा सा, ये तीनों सा जो है अघोष व्यंजन है, ठीक है। अब इसके बाद प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राणत्व का अर्थ होता है श्वास वायु, ठीक है। वस्तुतः व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को दो भेद दिए गए हैं जो इस प्रकार है। पहला अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन जो है वो उच्चारण में श्वास का कम मात्रा में निकलना अल्प प्राण व्यंजन होता है। अब इसमें स्पर्श व्यंजन वर्ग का जो है पहला तीसरा और पांचवा, यानी कि इसमें ऑड लेंगे, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत ये आता है कौन कौन सा? अब जैसे का वर्ग में का गा और अंगा हो जाएगा, चा वर्ग में चा जा यहाँ हो जाएगा, टा वर्ग में टा डा अड़ा हो जाएगा, ता वर्ग में ता दा ना, और पा वर्ग में पा बा मा। तो इतने सारे जो व्यंजन हो जाएंगे अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी कि या र ला वा, ये या र ला वा जो है ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर आते हैं, तो ये भी जो है अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो प्लस इतने ये तीन दोनों मिला के अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। दूसरा है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन को जो है उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा में निकलना अथवा हकार की ध्वनि उत्पन्न होता, वहाँ पे जो है क्या होता है? महाप्राण व्यंजन होता है। कैसे पहचानेंगे कौन सा महाप्राण व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण व्यंजन होता है, ठीक है। इसमें सम वाला लेंगे, यानी कि इवन वाला दूसरा चौथा वर्ण, यानी कि खा घा छ झा ठा ढा और धा था धा और फा भा। इतने सारे व्यंजन जो होते हैं ये महाप्राण व्यंजन के आएंगे। प्लस ऊष्म व्यंजन जो है यानी कि सा 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 हा, ये सारे ऊष्म व्यंजन जो है ये महाप्राण व्यंजन ये भी होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन टोटल 4 हैं, या रा लावा, ठीक है। ये अर्धस्वर भी हैं। उदित नारायण तिवारी केवल या वा को ही अर्धस्वर मानते हैं, ठीक है। और इनका उच्चारण जो है जीव अथवा जिह्वा, ताल, दांत, ओंठ परस्पर अपूर्ण मिलन से होता है, ठीक है। या रा लावा, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाएगा? या रा लावा, 4 प्रकार के। इसके बाद
उच्चारण की दृष्टि से अगर हम देखें तो या जो होता है वो तालव्य होता है, रा जो होता है मूर्धन के अंतर्गत है, ला आता है दंत के और वा आता है दंत्योष्टि के। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये भी 4 हैं टोटल। ऊष्म व्यंजन इसमें क्या क्या आता है, स स साहा। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से सा जो है तालव्य है, शा जो है मूर्धन है, सा जो है दंती वाला सा दंत है और हा जो है ये कंठ है। तो ये भी आपको याद रखना कि उच्चारण की दृष्टि से सा पूछ लिया जाएगा तो तालव्य है, सा पूछ लिया दंती है, हा क्या है कंठ है, ये भी याद रखना है। रगड़ अथवा घर्षण से उत्पन्न जो ऊष्म यानी गर्म वायु से उच्चारित जो व्यंजन होता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देख लेते हैं कुछ पॉइंट। तो री वर्ण जो होता है ये 2 अक्षर से मिलकर बना होता है, 2 वर्णों से, रा और ई से री मिलता है, रा प्लस ई बराबर री हो जाता है। ठीक है, री का मात्रात्मक चिन्ह जो इस प्रकार का होता है, जैसे कृपा में नीचे का के लगा है, पृष्ठ में पी पा के नीचे लगा है, मृत में माँ के नीचे लगा है, इत्यादि व्यंजनों के संयोग में होता है। ठीक है, और ये जो है वर्णमाला में बड़ाऊ एवं अय के मध्य का स्वर होता है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम जो है बड़ाऊ के पश्चात आता है। इसका प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में बहुत होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रा वर्ण की बात करते हैं एक एक करके। तो रा वर्ण जो है ये अल्प प्राण है, घोष अथवा सघोष है, लुंठित ध्वन है यानी कि कंपित ध्वन है, अंतस्थ व्यंजन है, अर्धस्वर व्यंजन है, वर्तस्य व्यंजन है। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है अशक्त व्यंजन है। और रा के प्रचलित रूप की बात करें तो रा को इस तरीके से भी लिखा जाता है प्रकार में। ठीक है, इस तरीके से, धर्म में इस तरीके से ऊपर लगाया जाता है और राष्ट्र में इस तरीके से रा को नीचे लगाया जाता है। ठीक है, धर्म में इसे ऊपर और प्रकार में इस तरीके से नीचे लगाया। तो 3 प्रकार के जो है प्रचलित रूप हैं रा के। इसके बाद आता है श्रावण। श्रावण जो है 2 अक्षर से मिलकर बना है, शा प्लस रा। ठीक है, श्रा बनता है और ये जो है इसका हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम जो है शा के बाद आता है। ठीक है, और इसमें जो है यह क्या कौन सा व्यंजन है, तो यह संयुक्त व्यंजन है और ये जो है प्राय तत्सम में शब्दों में इसका बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसके बारे में याद रखने का। इसके बाद बावर्ण। बावर्ण जो है ये जो है अल्प प्राण अक्षर है और ये जो है ओष्ठ वर्ण है, ये भी आपको याद रखना, ओष्ठ अक्षर है। ठीक है, ओठ से निकलता है। और ये जो है घोष है। ठीक है, घोष है, ये स्पर्श वर्ण है। तो स्पर्श, घोष, ओष्ठ और अल्प प्राण क्या है, बावर्ण है। ठीक है, इसके बाद आता है था वर्ण। था वर्ण की बात करें तो ये जो है दंत वर्ण है, यानी कि दंत से दांत से बोला जाता था, ये स्पर्श वर्ण है। ठीक है, इसके बाद ये महाप्राण भी है और ये अघोष भी है। तो था के बारे में ये बातें हो गई। नेक्स्ट है भावर्ण। भावर्ण जो है ये स्पर्श वर्ण है, घोष वर्ण है, ओष्ठ वर्ण है और महाप्राण वर्ण है। तो इतने सारे 4 प्रकार का भाव वर्ण होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद संयुक्त व्यंजन हावर्ण। हावर्ण जो है हावर्ण के पहले हम छा वर्ण देखेंगे। छा वर्ण जो है 2 शब्द से मिलकर बना है, का और सा से। का सा मिलकर छा बनता है, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है और हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम जो है का के पश्चात आता है। ठीक है, का के पश्चात हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम आता है। इसके बाद हा वर्ण है। हा वर्ण जो है ये निरनुनासिक है, सघोष व्यंजन है, महाप्राण है, कंठ है। ये सारी बातें हा के बारे में याद रखना। और ऊष्म व्यंजन है, ये भी बातें याद रखना। ठीक है, फिर आता है अकारांत या अकारांत, इकारांत या ईकारांत, उकारांत या उकारांत। ये क्या है, तो अकारांत देखते हैं तो जिस शब्द के अंत में छोटा आ है, ठीक है, उसे अकारांत कहेंगे। जिस शब्द के अंत में बड़ा आए उसे आकारांत कहेंगे। ईकारांत जिस शब्द के अंत में छोटी ई आए और ईकारांत जिस शब्द के अंत में बड़ी ई आए। ऐसे उकारांत जिस शब्द के अंत में छोटा ऊ आए और उकारांत होता जिस शब्द के अंत में बड़ा ऊ आए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं व्यंजन द्वित्व व्यंजन या युग्मिक ध्वनियाँ, जैसे कि कच्चा, सज्जन, पक्का। ठीक है, उदाहरण हो गया। इसमें क्या होता है, एक वर्ण का अपने ही वर्ण के साथ पुनः आना, उसको क्या कहेंगे, व्यंजन द्वित्व या द्वित्व व्यंजन या फिर युग्मिक ध्वनियाँ कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त ध्वनियाँ क्या होती हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियों का परस्पर मिलन हो तो एक स्वर के सहारे उनका उच्चारण होता है, तो वहाँ पे संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। जैसे कि प्रारब्ध, क्लांत, म्लान आदि जो है इसके उदाहरण है संयुक्त ध्वनियाँ के। संपृक्त ध्वनियाँ क्या होती है, तो जब ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो तो उन्हें संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे कि संबल, चंबल, कप्तान आदि जो होती हैं संपृक्त ध्वनियाँ होती हैं जब ध्वनि क्या होती है 2 व्यंजन से संयुक्त हो। ठीक है, इसके बाद भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय निरूपण देख लेते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय निरूपण में भारतीय अंकों का 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से करते हैं और देवनागरी अंक में जो है इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इस टाइप के 1 2 3 4 5 6। इसके बाद
देखते हैं का से लेकर हा तक, तो ये 12 खड़ी होती है इसमें, ठीक है। इसमें अंगा और या का 12 खड़ी में प्रयोग नहीं होता है। 12 खड़ी में जो है कुल वर्ण रूप जो होता है वो 372 प्लस ढा ढा के 24 रूप होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितने रूप हो जाएंगे, 396 रूप। और इसी के आधार पर स्वर की विभिन्न मात्राओं का जो है प्रयोग होता है, ठीक है। री स्वर की मात्रा का 12 खड़ी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब अक्षर और वर्ण क्या है, तो अक्षर जो है भाषा की संरचना से संबंधित है, वर्ण जो होता है वो लिपि से संबंधित है। प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं हो सकता, लेकिन वर्ण जो है वो अक्षर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अक्षर में एक स्वर अतिरिक्त उससे पहले या उस बाद में जो है एक या अनेक व्यंजन भी हो सकते हैं, लेकिन वर्ण में जो है एक स्वर अथवा एक स्वर व्यंजन ही संभव होते हैं, ठीक है। लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। हिंदी में जो है द्व्यक्षरी यानी कि हान, त्रिअक्षरी यानी कि उजाला, चतुर्क्षरी यानी कि उछलना, पंचाक्षरी यानी कि नियमितता आदि शब्द भी मिलते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जो कान का विषय होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो जिस ध्वनि या समूह का उच्चारण एक ही श्वास में किया जाए उन्हें अक्षर कहा जाता है, ठीक है। अक्षर के खंड नहीं हो सकते, अर्थात इन्हें तोड़ तोड़ कर जो है बोला नहीं जा सकता, जैसे कि जी हाँ इत्यादि, ठीक है। अक्षर के भेद की बात करते हैं तो इसमें आता है मुक्त अक्षर और दूसरा है बद्ध अक्षर। मुक्त अक्षर में जो है अंत में स्वर होना अनिवार्य होता है, जैसे कि हिंदी के मुक्ताक्षर की बात करें तो मान, दान, गमन इत्यादि। बद्ध अक्षर में जो है अंत में व्यंजन होना अनिवार्य होता है, जैसे कि हिंदी के बद्धाक्षर की बात करें तो विद्वान, धनवान, भगवान इत्यादि, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने गौर किया होगा कि विद्वान के नाम में जो है नीचे ऐसे हलंत की बिंदी लगी है, धनवान में ऐसे लगी है, तो इसका मतलब कि ये अगर इसमें ये लग जाता है इसका मतलब कि इसमें स्वर जो है नहीं लगा हुआ है, यानी स्वर ये नहीं लिखा हुआ, ये शुद्ध रूप से व्यंजन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये नहीं लगा होगा तो इसका मतलब हो जाए, ये अगर ऐसे लिखा होगा ना तो इसका मतलब इसमें आ जुड़ा है, ऑटोमेटिक स्वर जुड़ा है, ठीक है। तो ये आप लोग समझिए। नेक्स्ट है ध्वनि। ध्वनि की बात करते हैं। देखिए ध्वनि जो है मूल ध्वनियाँ वर्ण अथवा अक्षर होती हैं। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है, ठीक है। और यह जो है शब्दों की आधारशिला होती है। ध्वनि बोलने तथा सुनने का विषय है, जबकि अक्षर या वर्ण लिखने और पढ़ने और देखने का विषय है। ध्वनि जो है मनुष्य की वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त होता है, ठीक है। ये बातें हो गई। अब हम आगे बात करेंगे विभिन्न भाषाएं तथा उनके वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। पहला देखेंगे पारिवारिक वर्गीकरण, और इसमें जो है विद्वानों द्वारा विश्व की विभिन्न भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है, जो एक भाषा से दूसरी भाषा की निकटता को बताती है, ठीक है। भारोपीय परिवार की भाषाएं देखते हैं इसमें, और उसमें आता है शतम वर्ग। शतम वर्ग में जो है भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, अल्बानी, आर्मीनी इत्यादि भाषाएं आती हैं। दूसरा है केंतुम वर्ग। केंतुम वर्ग में इटैलिक, तोखारी, ग्रीक, जर्मनिक, केल्टिक और हिट्टाइट या हित्ती इत्यादि भाषाएं इसमें आती हैं, ठीक है। भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक जो बनी, और इसमें जो है वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति यानी कि दो टाइप जो है इसमें भाषाएं आए, ठीक है। वैदिक संस्कृति में जो है संहिता आया, ब्राह्मण और उपनिषद हुआ, और लौकिक संस्कृति में जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी से प्रारंभ होता है। संहिता की बात करें तो इसमें यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आया, और वैदिक संस्कृत में कुल 52 वर्ण थे, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन थे। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय भाषाओं की बात करें तो आर्य भाषाएं हुई, जो कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। इसमें पहली आई पाली भाषा, जिसको प्रथम प्राकृतिक भाषा कहा गया, और दूसरा आया प्राकृत भाषा, जिसे द्वितीय प्राकृतिक भाषा कहा गया, और इसमें तीसरा आई अपभ्रंश भाषा, जो कि तृतीय प्राकृतिक भाषा के रूप में जाना गया, ठीक है। पाली भाषा देखते हैं पहले, प्रथम प्राकृतिक भाषा जिसको कहा गया, और इसका काल था 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक ये बोला गया। पाली भाषा का क्षेत्र जो है मध्य देश था, ठीक है। और इसमें कच्चायन के अनुसार की बात करें तो पाली ध्वनियाँ जो थी 41 हैं, इनमें 8 स्वर और 33 व्यंजन हैं। इसके बाद मोगलायन की बात करेंगे, इनके अनुसार अगर हम देखें तो पाली ध्वनियाँ टोटल 43 हैं, जिनमें 10 स्वर और 33 व्यंजन हैं, ठीक है। और कच्चायन के अनुसार 8 स्वर हैं। यह जो है भारत की प्रथम देश भाषा मानी गई। बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में ही लिखा गया है। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ साहित्य की बात करें तो त्रिपिटक, ठीक है, बुद्ध घोष यानी कि विशुद्ध मग्ग, फिर अट्टकथा यानी कि बुद्ध घोष,
ठीक है। ये सारी जो है बौद्ध ग्रंथ साहित्य में लिखा गया, जो कि पाली भाषा में ही लिखा गया। अब दूसरी भाषा जो है प्राकृत भाषा, जो कि द्वितीय प्राकृत कहलाई, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, और यह जो है प्राचीन जनभाषा रही। भरत मुनि के जो है नाट्य शास्त्र ग्रंथ में सर्वप्रथम इसका जो है विचार किया गया था। हेमचंद्र को जो है प्राकृत का पाणिन कहा जाता है, ठीक है। हेमचंद्र को क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिन कहा जाता है। वर रुचि जो है प्राकृत के व्याकरण है, और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? प्राकृत प्रकाश। व्याकरण मीन्स की जो व्याकरण का जानकार हो। जैन साहित्य जो है प्राकृतिक किस में लिखा गया? जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ये पॉइंट याद रखना, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य दोनों। जैन साहित्य जो प्राकृत भाषा और बौद्ध साहित्य पाली भाषा। अब उस जैन साहित्य के नाम जान लेते हैं। तो गौडू वहो या गौड़ वहो वाकपत राज के द्वारा, सेतुबंध प्रवरसेन के द्वारा, गाथा सप्तशती हाल के द्वारा ये लिखा गया, जो कि प्राकृत भाषा में मिलेगा आपको, ठीक है। अब अपभ्रंश भाषा आया, जो कि 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक ये फला फूला, ठीक है। इसका प्राचीनतम उदाहरण की बात करें तो भरत मुनि द्वारा रचित जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ में मिलता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। दंडी अपभ्रंश को जो है आभीर भाषा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग जो है चंड ने किया था। किशोरीदास वाजपेयी अपभ्रंश को ड़ा भाषा मानते हैं, ठीक है, ड़ा भाषा। इसके बाद अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग जो पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। अपभ्रंश को मध्यकालीन तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की कड़ी अथवा संधि भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश क्या है? तो आदिकालीन सिद्धों की रचनाएं जो है अपभ्रंश भाषा में लिखेगी। आदिकालीन नाथों की रचनाएं, आदिकालीन जैनों की रचनाएं और आदिकालीन रासों की साहित्य जो है ये सारे अपभ्रंश में लिखा गया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बात करते हैं तो इसमें देखिए भारोपीय परिवार की भाषाओं में जो है हिंदी, असमी या फिर असमिया, बंगला, ओडिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी भाषाएं आती हैं, ठीक है। द्रविड़ परिवार की भाषाओं में जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा में संथाली भाषा आता है, और चीनी तिब्बती परिवार की भाषाओं में जो है बोडो और मणिपुरी भाषा आता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब आगे हम देखते हैं विद्वानों के अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। तो हार्नले के अनुसार और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, दो लोगों ने इसका वर्गीकरण किया। इसके तीसरे हैं जॉर्ज ग्रिशियन के अनुसार, तो उन्होंने ही आर्य भाषाएं जो है वर्गीकृत किया। तो हार्नले के अनुसार बात करें तो पूर्वी गौडियन, जिसमें पूर्वी हिंदी, थोड़ा इसको जूम करते हैं, ये देखिए। हार्नले के अनुसार पूर्वी गौडियन में पूर्वी हिंदी आता है, ठीक है, बंगला आता है, असमी या असमिया आता है, उड़िया या ओडिया आता है, ठीक है। और पश्चिमी गौडियन में बात करेंगे तो इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, और इसमें आता है गुजराती, सिंधी, पंजाबी आता है। उत्तरी गौडियन में आता है गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी भाषा। दक्षिणी गौडियन में मराठी भाषा आता है, ठीक है। इसके बाद धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार अगर हम देखते हैं वर्गीकरण, तो उद्दीच्य में सिंधी आता है, लहंदा पंजाबी भाषा आता है, प्रतीच्य में जो है गुजराती भाषा आता है, मध्य देशीय में जो है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी भाषा आता है। प्राच्य में जो है उड़िया या ओडिया आता है। दक्षिणात्य में जो है मराठी आता है, ठीक है। प्राच्य में असमिया भी आता है और बंगला भी आता है। तो इस तरीके से वर्गीकरण किया गया। अब जॉर्ज ग्रिशियन के अनुसार अगर हम देखें तो बाहरी उपशाखा में हम पहले देख लेते हैं। इधर पूर्वी समुदाय में तो उड़िया या ओडिया, बिहारी, बंगला, असमी आता है, ठीक है। और भीतरी उपशाखा यानी कि पहाड़ी समुदाय में देखें तो पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी भाषा आता है। उत्तर पश्चिम समुदाय में लहंदा और सिंधी भाषा आता है। और मध्य उपशाखा में अगर हम देखें, बाहरी उपशाखा में इधर दक्षिणी समुदाय की बात करेंगे तो मराठी आएगा। मध्य उपशाखा में मध्यवर्ती समुदाय में पूर्वी हिंदी आता है भाषा। और भीतरी उपशाखा में जो है केंद्रीय समुदाय में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, खानदेशी और भीली भाषाएं आती हैं। ये सारा इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है देश की भाषाओं को। अब इसके बाद अपभ्रंश की विभिन्न शाखाएँ तथा उससे विकसित आधुनिक भारतीय भाषाओं को देखेंगे। तो पहला इसमें आता है सौर सैनी अपभ्रंश, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सौर सैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी और मध्यवर्ती भारत की भाषाएं सम्मिलित होती हैं। मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, पूर्वी भारतीय की भाषाएं जो है इसमें सम्मिलित हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी और मध्य पूर्वी भारत की भाषाएं सम्मिलित हैं।
और ब्राचड़ पैसाची अपभ्रंश में सिंधी, लहंदा और पंजाबी, आपको जरूर याद रखना पंजाबी कौन सा अपभ्रंश का ये भाषा है, तो पैसाची भाषा पैसाची अपभ्रंश का है, ठीक है। और इसमें पश्चिमोत्तरी जो है भारत की भाषाएं भी सम्मिलित हैं। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी और दक्षिण भारत की भाषाएं सम्मिलित हैं, ठीक है। अब प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं और उनकी बोलियों के बारे में जान लेते हैं। तो सिंधी आर्य भाषा जो है इनकी बोलियां किस तरीके, तो बिचौली, लासी, लाड़ी, थरेली, कच्छी, सिराइकी या सिराकी बोलियां आती हैं। मराठी में जो है कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी, थगरी और महारी बोलियां आती हैं। लहंदा में जो है पश्चिमी पंजाबी, हिंदकी, डिलाही और मुल्तानी बोलियां आती हैं, सम्मिलित हैं, समाहित हैं। पंजाबी में बोलियां देखेंगे तो डोंगरी, दुआबी, राठी, माझी इत्यादि बोलियां आती हैं। उड़िया में जो है संबलपुरी, देसिया, कटकी, कंजामी आदि बोलियां सम्मिलित हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे, बहुत सारे मत हैं तो उसमें एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है वो हिंदू शब्द से हुआ है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का रूपांतरण है, ठीक है। इसके बाद हिंदी शब्द में इक प्रत्यय से हिंदी तथा इससे हिंदी शब्द बना है, एक ये धारणा है। इसके बाद अगर हम इधर देखते हैं तो ग्रीक शब्द जो है इंदोस यानी कि सिंधु जिसको कहा जाता है, उससे इंदोई, इंदिके, इंदिका तथा इंदिका यानी कि इंडिया शब्द बना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हिनस्त दुष्टान, हिन प्लस टू यानी कि हिंदू या हिंदी, हीन दूसियत यानी कि हीन प्लस दुस प्लस डू यानी कि हिंदी, इस तरीके से ये भाषा निर्मित हुआ। अब भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द के प्रयोग की बात करेंगे तो यह जो है फारसी व अरबी शब्द है हिंदी शब्द के प्रयोग, ठीक है। ईरान के बादशाह नौशेरवा ने पंचतंत्र का अनुवाद जो है जबान हिंदी नाम से करवाया था, ठीक है। नूर मोहम्मद की उक्ति है कि हिंदू मग पर पाँव न रखो, ठीक है, हिंदू मग पर पाँव न रखो, किसने कहा है, नूर मोहम्मद। इसके बाद सरफुद्दीन यजदी ने कहा है जफरनामा में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सरफुद्दीन यजदी ने किया, ठीक है। अमीर खुसरो ने भी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से हिंदी शब्द का प्रयोग देख लिए। अब इसके बाद इसमें चीनी लोग जो है भारत को यिन तू नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे, इन तू, यिन तू, ये चीनी लोग पुकारते थे। हिंदी भाषाएं की जो है हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां देखते हैं। तो हिंदी की उपभाषाओं तथा इसकी बोलियों का विकास अपभ्रंश की विभिन्न अवस्थाओं के शैलियों से है, जिनका विवरण इस प्रकार है, देखते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी उपभाषाओं की बोलियां, तो पहला उसमें आता है पश्चिमी हिंदी की बोलियां, दूसरा आता है पहाड़ी हिंदी की बोलियां। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां पहले देखते हैं इसमें। तो देखिए इसमें क्षेत्र की बात करेंगे तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड राज्य आते हैं, ठीक है। आकार बहुला की बात करें तो इसमें कौरवी खड़ी बोली और हरियाणवी बांगरू बोली आती है। ओकार बहुला में जो है ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी बोली आती है, ठीक है। विद्वानों के अनुसार दक्षिणी हिंदी भी पश्चिम हिंदी वर्ग की बोली है और यह हैदराबाद तथा उसके आसपास प्रचलित है, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखते हैं पहाड़ी हिंदी की बोलियां। तो ये क्षेत्र की बात करेंगे तो हिमाचल और उत्तराखंड, नेपाल के कुछ भाग आते हैं। इसमें पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी बटा हुआ है और कुछ विद्वान इसे खस अपभ्रंश से विकसित मानते हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी में जो है कुमाऊनी और गढ़वाली बोली बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद तीसरी आती है राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ। तो इसमें अगर देखें तो टा वर्ग इसमें बहुला होता है, ठीक है। इसमें मालवी आता है, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती जो उत्तरी राजस्थानी में बोलियाँ बोली जाती हैं और मारवाड़ी जो है ये पश्चिमी राजस्थानी में बोली जाती है। जयपुरी या ढूंढाड़ी जो है पूर्वी राजस्थानी में बोलियाँ बोली जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी क्या हो गई, वर्गीकरण हो गया सौरसेनी अपभ्रंश से जो हिंदी बोली की उपभाषाएं जो है वो हो गया, ठीक। अब अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां देखेंगे। तो इसमें देखिए पूर्वी हिंदी की बोलियां की बात करें तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ में प्रचलित बोलियां हैं और इसमें जो है अवधी बोली, बघेली बोली और छत्तीसगढ़ी बोली, 3 प्रकार की बोली जो है किसमें आता है, अर्धमागधी अपभ्रंश में, ठीक है। ये याद रखना है। मागधी अपभ्रंश जो है विकसित हिंदी उपभाषा और बोलियाँ देखते हैं। तो ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं और इसमें जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिले व बिहार में जो है ये फैला हुआ है। इसमें जो है भोजपुरी बोली आती है और मगही बोली आती है और इसमें मैथिली जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में मैथिली बोली शामिल है। तो 3 बोलियां किसमें आती हैं, अपभ्रंश में, किसमें, मागधी अपभ्रंश में, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये याद रखना। अब प्रमुख बोलियां एवं उनकी उपबोलियों की बात करेंगे। तो देखिए ब्रज भाषा की बात करें तो अंतर्वेदी और भुक्सा, डांगी और जादोवाटी, ये उपबोलियां हो गई ब्रज भाषा की, ठीक है। अवधि में देखेंगे तो बैसवाड़ी, जूडड़, कोसली, गहोरा और जोलाहा, ये सब जो है उपबोलियां अवधि की हो गई।
ठीक है। बुंदेली भाषा की देखेंगे तो बनाफरी, लोधांती, पवारी, बुंदेलखंडी और निभट्टा, ये इसकी हो गई। ठीक है। डिंगल की बात करें तो भाट भाषा, पिंगल की बात करें नाग भाषा, छत्तीसगढ़ी की बात करें खलटाही और लरिया, बघेली की बात करें रिवाई और कौरवी में जो है खड़ी बोली आती है। ठीक है। अब हिंदी की प्रमुख बोलियाँ उनके क्षेत्र देखेंगे तो ब्रज भाषा की अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा जो है अलीगढ़, आगरा, मथुरा, करौली, भरतपुर, गुड़गांव, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तक ब्रज भाषा बोला जाता है। ठीक है। कौरवी या खड़ी बोली जो है दिल्ली, शामली, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ आदि जो है शहरों में खड़ी बोली या कौरवी बोली बोली जाती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कन्नौजी बोली की बात करेंगे तो कन्नौजी जो है इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर आदि जिलों में जो है बोली जाती है। गढ़वाली बोली की बात करेंगे तो ये टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली जिलों में बोली जाती है। कुमाऊनी बोली जो है ये नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद मारवाड़ी बोली की बात करते हैं तो मारवाड़ी जो है ये जोधपुर, किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और अजमेर क्षेत्रों में बोला जाता है। ठीक है। दक्षिणी हिंदी की बात करें तो गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और हैदराबाद में दक्षिणी हिंदी बोली जाती है। भोजपुरी की बात करेंगे तो भोजपुरी जो है ये शाहाबाद, छपरा, चंपारण, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर और भोजपुर में आदि जगहों पे बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है मालवी बोली। मालवी बोली की बात करेंगे तो इंदौर मध्य प्रदेश, रतलाम मध्य प्रदेश, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश में मालवी बोली बोली जाती है। फिर इसके बाद आता है अवधी बोली। अवधी बोली जो है वो प्रतापगढ़, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, जौनपुर का कुछ भाग, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव और सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में जो है अवधी बोली बोली जाती है। ठीक है। बघेली बोली जो है जबलपुर, मांडला, रीवा और मिर्ज़ापुर का कुछ भाग जो है बघेली बोली के अंतर्गत बोला जाता है। अब प्रमुख बोलियां तथा उनके नामकरण की बात करते हैं। ठीक है। तो खड़ी बोली जो है वह लल्लू लाल व सदल मिश्र ने जो है इसका नामकरण किया था। ठीक है। और यह साहित्यिक नाम था इसका। कौरवी बोली जो है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया। और ब्रज बुल जो बोली ईश्वरदास यानी ईश्वर चंद्र गुप्त के द्वारा इसका नाम किया गया नामकरण। राजस्थानी बोली जो है ग्रियर्सन ने जो है नामकरण किया था। डिंगल बोली को बांकी दास ने नामकरण किया। बिहारी बोली को गियर्सन द्वारा नामकरण किया गया। भोजपुरी बोली रेमंड ने नाम किया। और मैथिली बोली जो थे वो कोलब्रुक के द्वारा जो है नामकरण किया गया। हिंदी की बोलियाँ एवं उनके स्वरूप की बात करते हैं तो ओकार बहुला में जो है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी आती हैं। ठीक है। अकार बहुला में जो है कौरवी और दक्षिणी आता है। इकार बहुला में जो है भोजपुरी आता है। ठीक है। इसमें जो बोलते हैं तो अंत में क्या आता है, लास्ट में ई आता है। ठीक है। कहाँ जाइब, कहाँ खाइब, क्या करबे, तो इस तरीके से तो ई। उदासीन आकार बहुला में अवधी और बघेली आता है, यानी कि इनमें दोनों में जो है ना आकार होता है, ना वकार होता है, ना ईकार होता है। ब्रज भाषा की सामान्य विशेषताओं की बात करते हैं तो ब्रज भाषा की बात करें तो ये सौर सोनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषा है। ब्रज पश्चिमी हिंदी की बोली है। ब्रज भाषा ओकार बहुला होता है। इसमें स्वर की बात करें तो ह्रस्व, दीर्घ और अति ह्रस्व स्वर इसमें मतलब क्या कहते हैं प्रयोग किया जाता है। ड़ा उच्चारण जो है प्रायः ना के रूप में इसमें होता है। ठीक है। यानी कि अगर हम कहेंगे इसमें गणित में क्या होता है, गणित में ड़ा होता है बीच में, तो वो ब्रज भाषा में इसको क्या कहते हैं, गणित, क्या कहते हैं, गणित कहते हैं। ठीक है। गणित। तो इस तरीके से ड़ा की जगह पे वो ना उच्चारण करते हैं। शा के स्थान पर केवल सा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यानी कि हम लोग शा के स्थान पर जो है सा प्रयोग करते हैं, लेकिन वो केवल सभी शा के जगह पे सा का प्रयोग करते हैं, दंती सा वाला सा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अंग के स्थान पर जो है उच्चारण प्रायः रा के रूप में होता है। ठीक है। और अ और औ मूल स्वर होते हैं और छोटा आ जो है विवृत ध्वन होता है। तो इस तरीके से ये हो गया ब्रज भाषा की। अब देखते हैं कौरवी यानी कि खड़ी बोली की विशेषताओं के बारे में। तो कौरवी या खड़ी बोली की विशेषता की बात है सौर सोनी अपभ्रंश से विकसित हुई है कौरवी या खड़ी बोली। ठीक है। इसके बाद ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। आकार इसका आकार बहुला है। स्वर इसमें ह्रस्व और दीर्घ आते हैं। ठीक है। छोटा आ जो है अर्धविवृत ध्वनि स्वर होता है इसमें कौरवी खड़ी बोली में। और कौरवी नामकरण जो है राहुल सांकृत्यायन द्वारा जो किया गया। ठीक है। और इसके बाद खड़ी बोली का इसका जो है ऐतिहासिक साहित्यिक नाम दिया लल्लू लाल व सदल मिश्र के द्वारा। ठीक है। और जो ये कौरवी नामकरण जो किया गया राहुल सांकृत्यायन, ये ग्रामीण बोली के रूप में हुआ। तो ये बातें हो गई। अब अवधी की विशेषताओं की बात करेंगे तो अवधी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। और अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है। अवधी जो है आकार या एकार बहुला होता है और इसमें अति ह्रस्व या ह्रस्व स्वर इस्तेमाल होता है। व्यंजनांतर जो है ये बोली है। अवधी बोली जो है ड़ा के स्थान पर ना का उच्चारण होता है।
ठीक है। शा सा के स्थान पर यहाँ पर भी सा का प्रयोग होता है। और अवधी बोली में जो है ला के स्थान पर जो है रा का उच्चारण होता है। और इसके बाद यहाँ पे या का जो है जा और वा का जो है ऊ और बा अथवा जो है इसमें उच्चारण होता है, ठीक है। इसके बाद ऐ के स्थान पर यहाँ पे आई और औ के स्थान पर औ का उच्चारण होता है अवधी बोली में, ठीक है। और इसमें जो है छोटा आ क्या होता है, समृद्ध ध्वनि होता है। तो इस तरीके से ये अवधी बोली की विशेषताएं होगी। अब देखते हैं भोजपुरी बोली की विशेषताएं। तो भोजपुरी जो बोली है वो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई बोली है और ये बिहारी हिंदी की बोली है। इसमें जो है इकार बहुला होता है और इसमें स्वर जो प्रयोग होता है वो अतिह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व स्वर प्रयोग होता है। इसमें जो है व्यंजनांत बोली होती है। इसमें ला और डा के स्थान पर जो है रा का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसमें जो है शब्द के मध्य में रा का लोप हो जाता है। ड़ा का जो ध्वनि हो इसमें अभाव होता है, ठीक है। और इसमें जो है शा सा और बा के स्थान पर जो है हा का प्रयोग करते हैं। अंगा के स्थान अंगा जो है इसमें स्वतंत्र ध्वनि होती है और छोटा आ जो है ये अर्ध विवृत ध्वनि होता है अवधी बोली भोजपुरी बोली में, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें खड़ी बोली की जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों की बात करेंगे तो उसमें आता है पहला खड़ी बोली। ये महाकाव्य से संबंधित, इसमें कामायनी की बात करें महाकाव्य में तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित प्रसिद्ध महाकाव्य है और ये प्रथम प्रियवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया जो कि खड़ी बोली में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके कुछ बोलियाँ देख लेते हैं। तो अब्दुल हक जो है खड़ी बोली को गंवारू कहते हैं और गिल क्राइस्ट ने खड़ी का अर्थ मानक बताया है। खड़ी बोली शब्द के जो प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे तो लल्लू लाल और सदल मिश्र थे। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है तो अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो, ठीक है। खड़ी बोली का आदर्श अथवा मानक रूप कहाँ पर तो मेरठ में है। कौरबी जो है नामकरण राहुल संकृतायन ने इसको किया है और इसका क्षेत्र कहाँ पर है, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ आदि जिला। कामता प्रसाद गुरु ने जो है खड़ी बोली का अर्थ कर्कश बताया है। तो ये बातें होगी खड़ी बोली। अब देखते हैं ब्रज भाषा की बोली के बारे में कुछ बातें। ब्रज भाषा की बात करें तो ये गंगा यमुना के मध्य क्षेत्र को जो है अंतर्वेद और ये जो है अंतर्वेदी बोली कहा जाता है, ठीक है, मध्य क्षेत्र को। और इसमें मध्य देशीय ग्वालियरी, पिंगली, हिंदुई नाम से इसी नाम भी जो है इसी के होते हैं। इसका क्षेत्र जो है ब्रज भाषा का तो मथुरा, अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी, एटा, बंदायूं, बरेली, पीलीभीत और इसके बाद इटावा इत्यादि में बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखें तो कृष्ण भक्ति काव्य रीतिकाल की मुख्य भाषा तथा आधुनिक काल में भारतेंद्र युगीन काव्य की जो भाषा लिखी गई वो ब्रज भाषा में ही लिखी गई। ये बातें होगी। अब देखते हैं बुंदेली भाषा। तो बुंदेली भाषा की बात करें तो ये जो है ईश्वरी, जगनिक, ठाकुर, पजनेश, रसनिधि, श्रीपति तथा पद्माकर इत्यादि जो है इसके प्रसिद्ध कवि हैं बुंदेली भाषा के। और आल्हा जो है बुंदेली के बैनाफरी शैली की उपबोली में लिखा गया है। लोक साहित्य की यह बोली है बुंदेली। बुंदेली जो है ब्रज भाषा के निकट है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ठीक है। इसके बाद कन्नौजी बोली की बात करें तो यह केवल लोक साहित्य की रचनाएं में मिलती हैं। इटावा इसका क्षेत्र है। शाहजहांपुर है, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, हरदोई आदि जिला में इसका क्षेत्र है, ठीक है। और ये ब्रज भाषा से प्रभावित कन्नौजी बोली है। इसके बाद नेक्स्ट है अवधी बोली। अवधी बोली का क्षेत्र की बात करेंगे तो ये लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज का कुछ भाग और प्रतापगढ़, उन्नाव, रायबरेली, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर का कुछ भाग और मिर्ज़ापुर का कुछ भाग में जो है अवधी बोली बोली जाती है। इसके कवि की बात करेंगे तो इसमें जो है तुलसीदास, अग्रदास, जायसी, कुतुबुन मंझन, नूर मोहम्मद और त्रिलोचन शास्त्री आदि जो है इसके प्रसिद्ध कवि हुए हैं अवधी बोली के। और ये बोली जो है फिजी में भी बोली जाती है। इसके प्रसिद्ध महाकाव्य की बात करेंगे तो रामचरितमानस है जो कि परिष्कृत अवधी में ही लिखा गया है और पद्मावत है, ठेठ अवधी में पद्मावत लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भोजपुरी भाषा की बात करते हैं तो ये हिंदी प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है। और ये जो है भाषा भोजपुरी सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना और त्रिनिडाद में जो है बोली जाती है। ये देशों के नाम है। इन देशों में भोजपुरिया बोली बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद भिखारी ठाकुर जो है भोजपुरी के शेक्सपियर अथवा भोजपुरी के भारतेंदु कहे जाते हैं। उनका नाम क्या है? भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट है उपबोलियाँ। इसमें तो उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी और नगपुरिया बोली जो इसकी उपबोली है। ये जो है परिनिष्ठित भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी को कहा जाता है। और इसके क्षेत्र की बात करेंगे तो गोरखपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर का कुछ भाग, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और भदोही के कुछ भाग हैं जो कि यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे भोजपुरी बोली बोली जाती है। इनके कवियों की बात करेंगे तो कबीरदास, चरणदास, धर्मदास, धरणीदास, शिवनारायण,
भिखारी ठाकुर, मनोरंजन दास, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा इत्यादि हैं। फिरंगिया के लिए मनोरंजन प्रसाद सिन्हा तथा विदेशिया के लिए भिखारी ठाकुर प्रसिद्ध हैं। ये बातें हो गई कुछ। अब इसके बारे में देखते हैं भारतीय संविधान के में राजभाषा के रूप में जो है प्रतिष्ठित हिंदी के बारे में कुछ अनुच्छेद जो दिया गया है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं पहले 343 अनुच्छेद क्या है। तो इसमें जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी तथा प्रशासकीय राजकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त अंकों का रूप जो है भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसमें लिखा गया है, वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 341 में संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक राजकीय प्रयोजन में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, ठीक है। ये 343(1) में लिखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 343(3) में जो है 15 वर्षों के पश्चात भी विधि द्वारा उक्त अवधि बढ़ाई जा सकेगी, ये 343(3) में वर्णन है। इसके बाद अनुच्छेद 344 में जो है राजभाषा आयोग का गठन किया गया है और राष्ट्रपति जो है संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति तथा पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर जो है आयोग गठित करेंगे। अनुच्छेद 345 में जो है राज्यों की राजकीय भाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 346 में जो है राज्य एवं राज्यों के बीच पत्राद की राजभाषा, राज्य और राज्यों के बीच पत्राद की राजभाषा के बारे में उल्लेख है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 347 में जो है किसी राज्य की पर्याप्त जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा देना प्रावधान है। अनुच्छेद 348 में जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यवाहियाँ जो होगी वो अंग्रेजी में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 349 में जो है संसद को राजभाषा से संबंधित किसी विधेयक या संशोधन पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक हो गया, ठीक है। यह प्रावधान जो है 349 में दिया गया है। अनुच्छेद 350 में जो है 350 का में अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में होगा और 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 351 जो है संघ का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं तथा उसका विकास करें जिससे वो भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों का अभिव्यक्ति का माध्यम बने, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हो गई जो कि इस भारतीय संविधान में दिया गया है। इसके बाद भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं को जान लेते हैं। तो मूल संविधान में जो है टोटल 14 भाषाएं रहीं। इसके बाद इसमें जोड़ी गई भाषाएं उसको भी देखते हैं। अभी वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। और उसमें 22 भाषाओं में कौन कौन सी हैं तो उसको भी देख लेते हैं एक नज़र में। इसमें आपका आ जाएगा असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, ठीक है। इसके बाद मणिपुरी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, सिंधी, ठीक है, संथाली, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, मराठी, ये सारे, नेपाली भी जुड़ा हुआ, ये सारे भाषाएं कितने हैं 22 भाषाएं जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ भाषाएं जो है जोड़ा गया। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी 14 भाषाएं थी। इसके बाद कुल जोड़ी गई तो उसको भी देख लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो इस तरीके से इसमें भाषा जोड़कर टोटल वर्तमान में 22 भाषाएँ होगी। अब देखते हैं लिपि अथवा लिपि विकास। तो इसमें अगर हम देखें तो ध्वनियों को लिखने हेतु प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं, लिप कहते हैं। वस्तुतः भाषा को जो है लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को लिप कहा जाता है। लिपियों के विकास की प्रक्रिया इस प्रकार है। किस प्रकार है? फर्स्ट टाइम था चित्रलिपि, इसके बाद सूत्र लिपि हुआ, फिर प्रतीक लिपि आया, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि आया। उसमें अक्षरात्मक और वर्णात्मक दोनों टाइप का ध्वनि लिपि में हुआ, ठीक है। अब संसार अथवा विश्व की बोली लिपियाँ की बात करेंगे तो विश्व की सभी लिपियों को अक्षर वर्ण तथा अक्षर वर्ण से रहित होने के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो पहला अक्षरात्मक या वर्णात्मक और दूसरा अक्षर या वर्ण रहित जो है लिपि। तो अक्षरात्मक की बात करेंगे तो इसमें हिब्रू लिपि था, खरोष्टी लिपि है, अरमाइक लिपि है, अरबी लिपि है, भारतीय लिपियाँ हुई और ग्रीक लिपि और लैटिन यानी कि रोमन लिपि आता है, ठीक है। अक्षर या वर्ण रहित लिपियों में जो है क्रीट लिपि, सिंधु घाटी लिपि, हिट्टाइक लिपि और चीनी लिपियाँ आती है, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण लिपियाँ केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार इसमें कुछ दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो उर्दू और अरबी भाषा जो है ये फारसी और अरबी लिपि से आया है और पंजाबी भाषा जो है ये इसकी लिपि क्या है, गुरमुखी, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन जो भाषा है ये रोमन लिपि से आया है। सिंधी भाषा जो है ये अरबी देवनागरी जो कि मुख्य लिपि इसकी लंडा थी, ठीक है। रूसी बुल्गेरियन जो भाषा है ये रूसी लिपि से आया है और मैथिली भाषा जो आया है ये
तिरहुता या देवनागरी लिपि से, ठीक है। कश्मीरी भाषा जो आया है ये पश्तो अरबी लिपि से है। तेलुगु भाषा जो है ये तेलुगु लिपि से आया है, ठीक है। तमिल भाषा तमिल लिपि से। मणिपुरी भाषा जो है मैती लिपि से आया है। इसके बाद मलयालम भाषा जो है ये मलयालम लिपि से। ओडिया भाषा ओडिया लिपि से। संथाली भाषा जो है ओचलिक या देवनागरी लिपि से। लहंदा भाषा जो है लंडा लिपि से, ठीक है। मणिपुरी भाषा मैती लिपि से, याद रखना इंपॉर्टेंट है। असमी भाषा असमिया से। कन्नड़ भाषा कन्नड़ से। गुजराती भाषा जो है गुजराती या कैथी से मिलती है, जो कि देवनागरी भी इसमें सम्मिलित है। अब देखते हैं भारतीय लिपियाँ। अब उसमें अगर हम बात करें तो भारतीय प्राचीन लिपियों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है ब्राह्मी और दूसरा है खरोष्टी। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि की बात करें तो कुछ विद्वान भारतीय लिपि के कुछ अरमेइक से निकली लिपि को मानते हैं, खरोष्टी लिपि को, ठीक है। और ब्राह्मी लिपि की बात करें तो इसमें दो प्रकार का इसमें भी बांटा गया है। एक है उत्तर ब्राह्मी, एक है दक्षिण ब्राह्मी। उत्तर ब्राह्मी में गुप्त लिपि है। गुप्त लिपि में कुटिल लिपि अथवा सिद्ध मातृका लिपि आता है, और उसमें जो आता है पहला शारदा लिपि और दूसरा है नागरी अथवा देवनागरी लिपि, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मी में दक्षिण ब्राह्मी की बात करें तो इसमें कन्नड़, तमिल ग्रंथ, कलिंग, पश्चिमी लिपि और मध्य प्रदेशीय लिपि आता है, ठीक है। देवनागरी बंगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुरुमुखी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब देवनागरी लिपि की बात करते हैं तो ये चाइना इलिस्ट्रेटा प्रथम प्रकाशित पुस्तक है, जिसमें देवनागरी लिपि का उल्लेख है। अब इसमें भाषाएं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं वो है हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, बोडो और डोगरी। इतनी भाषाएं जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, ठीक है। और इधर है नामकरण के आधार पर तथा विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिए एक एक करके देखते हैं। इसमें दक्षिण भारत से इसे नंद नागरी कहते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में नागलिपि से नागरी यानी कि ललित विस्तार नाम पड़ा। नगरों में प्रयुक्त होने के कारण जो है इसका नागरी कहा गया, नागरी यानी कि देवनागरी कहा गया। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा यह प्रयुक्त किया जाता था, इसलिए नागरी नाम रखा गया। नागर स्थापत शैली से नागरी नाम पड़ा। आक्षरिक या अक्षरात्मक लिपि है ये, ठीक है। और इसमें जो है प्रत्येक स्वर की अलग अलग मात्राएं हैं। 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के द्वारा इसे राजलिपि घोषित किया गया। इसमें लेखन जो है बाएं से दाएं होता है, ठीक है। यह वर्णमाला पर आधारित है और नागरी टाइप बनाने का श्रेय जो है पंचानन व चार्ल्स विल्किंसन को है, ठीक है, विल्किंसन को है। तो इस तरीके से देवनागरी की लिपि के बारे में कुछ विशेषताएं हैं कि अब इसमें सुधार हेतु जो है प्रयास कुछ किए गए। क्या क्या प्रयास किए गए उसको देखते हैं। देखिए देवनागरी लिपि में सुधार क्या क्या किया गया तो उसमें 12 खड़ी का जो है प्रचलन सावरकर बंधुओं के द्वारा किया गया। तिलक फॉन्ट जो है इसमें तिलक टाइप बाल गंगाधर तिलक द्वारा 190 फॉन्ट टाइप का फॉन्ट इसमें लाया गया। श्याम सुंदर दास का इसमें सुझाव था कि पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य नरेंद्र देव समिति 1947 द्वारा इसमें प्रयास किया गया। नागरी प्रचारणी द्वारा सभा 1993 के लिए इसमें किए गए प्रयास शामिल हैं। काका कालेकर उप समिति के द्वारा भी इसमें प्रयास किया गया, ठीक है। इसके बाद परीक्षा उपयोगी हिंदी के विकास में योगदान देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो दक्षिण भारत का हिंदी प्रचार समिति मद्रास 1918 शामिल है। राजभाषा आयोग 1961 विधि मंत्रालय द्वारा इसमें बनाया गया। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नागरी प्रचारणी सभा काशी में 1893 में स्थापित। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 1800 में स्थापित हुआ। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली में 1985 में शामिल हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में 1910 में हुआ। केंद्रीय हिंदी समिति 1967 में हुआ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 में हुआ, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जो 1971 में बनाया गया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में ये 1936 में बनाया गया। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हो गई जो योगदान देने वाली संस्थाएं रही हिंदी में। हिंदी व्याकरण के इतिहास की बात करेंगे तो मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण है। कौन सा है हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण? ब्रजभाषा व्याकरण, जो कि मिर्जा खां ने इसको लिखा है, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इसमें तो खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण जो है केटलन ने लिखा। ग्रियर्सन व सुनीत कुमार चट्टोपाध्याय के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदुस्तानी ग्रामर 1790 ईस्वी में गिलक्राइस्ट द्वारा रचित है, ठीक है। आधुनिक हिंदी व्याकरण जो है ई ग्रीव्स के द्वारा लिखा गया। हिंदी कवायद लल्लू लाल ने लिखा। भाषा तत्वबोधिनी जो है रामजतन के द्वारा लिखा गया। किशोरी दास वाजपेयी द्वारा रचित ब्रजभाषा का व्याकरण राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण। हिंदी शब्दानुशासन ये सारे लिखे गए। हिंदी व्याकरण जो है ये कामता प्रसाद गुरु के द्वारा लिखा गया। हिंदी व्याकरण जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के द्वारा
लिखा गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो विराम चिन्ह, विरामेतर चिन्ह, तो उप विराम चिन्ह। ठीक है, इसमें विराम चिन्हों की बात कर रहा है तो ये देख लेते हैं। उप विराम चिन्ह किसको कहेंगे? ये जो दो बिंदी होती है इसको उप विराम चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, अर्ध विराम किसको कहेंगे? तो एक बिंदी ऊपर होता है और नीचे जो कामा लगा होता है बिंदी के, इसको अर्ध विराम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अल्प विराम किसको कहते हैं? तो नीचे जो कामा लगा होता है उसको अल्प विराम कहता है। पूर्ण विराम जो ऐसे एक डंडी खींची हुई उसको पूर्ण विराम कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है। विस्मयाद बोधक चिन्ह ऐसे होता है, एक डंडी उसके नीचे बिंदी। इसके बाद विरामेतर चिन्ह की बात करेंगे तो बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। बड़ा कोष्ठक इस तरीके से होता है, मतलब इस तरीके से, और छोटा कोष्ठक इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आगे इसमें और कुछ चिन्ह हैं उनको देख लेते हैं। विकल्प चिन्ह, ठीक है, ये इस तरीके से डंडा होता है, ये विकल्प चिन्ह होता है। अनवृत्त चिन्ह, डबल कामा इन्वर्टर को अनवृत्त चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह, दोनों तरफ से जो साइड से कामा लगता है ये को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। रेखांकन चिन्ह, जो नीचे सबसे लाइन में ऐसे डैश पारा होता है वो क्या होता है? रेखांकन चिन्ह। ठीक है, इसके बाद योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जो होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि शब्दों के बीच में जो लिखा होता है वो योजक चिन्ह होता है, ऐसे डैश लिखा होता है। ठीक है, विवरण चिन्ह, इस तरीके दो बिंदी रख के एक बीच में डंडी खींच देते हैं, विवरण चिन्ह हो जाएगा। निर्देशक चिन्ह इस तरीके से होता है, बीच में डंडी खींची हुई। लाघव चिन्ह इस तरीके से होता है, जीरो रख देते हैं। ठीक है, लोभ चिन्ह, चार बिंदी होती है उसको लोभ चिन्ह कहा जाता है। एकल अवतरण चिन्ह, सिंगल कामा जो होता है उसको एकल अवतरण चिन्ह कहा जाता है। हंस पद, त्रुटि चिन्ह, काक पद या स्मरण चिन्ह, जो कि जैसे टा के नीचे ऐसे लिखा जाता है ट्रा, तो ये जो हो गया ये चिन्ह, ये क्या है? हंस पद है। यानी कि अगर हम राष्ट्र लिखते हैं तो राष्ट्र ऐसे लिखते हैं, टा के नीचे रा लगाते हैं, तो ये जो रा लगता है, ये जो चिन्ह है, ये इसको क्या कहेंगे? हंस पद। ये हो गया। अब देखते हैं हिंदी व्याकरण के भेद, हिंदी व्याकरण शब्द भेद, हिंदी व्याकरण शब्द भेद देखते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। रूपांतरण अथवा वाक्य प्रयोग तथा उत्पत्ति अथवा विकास के आधार पर शब्द के विभिन्न भेद इस प्रकार हैं। रूपांतरण वाक्य प्रयोग अनुसार शब्द के भेद, तो विकारी और अविकारी अव्यय। विकारी में बात करेंगे तो पहला संज्ञा आता है, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया आता है। अविकारी में बात करेंगे तो क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक आता है। ठीक है, इसके बाद रचना या बनावट के अनुसार शब्द के भेद तो तीन शब्द है, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। उत्पत्ति या विकास के अनुसार शब्द की बात करें तो चार प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी अथवा आगत शब्द। ठीक है, अब इसके बाद संज्ञा या इसके भेद देखते हैं। संज्ञा या इसके भेद देखते हैं। ठीक है, संज्ञा या इसके भेद। संज्ञा की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जात या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, रूपांतरण के आधार पर भेद इसके देखें तो तीन प्रकार के होते हैं, लिंग, वचन, कारक। सामान्य भेद की बात करेंगे तो इसमें जो है ये निम्न प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और ये दोनों जो है कौन कौन से? प्राय बहुवचन है। कौन से? भाववाचक और व्यक्तिवाचक, ये प्राय बहुवचन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से संज्ञा के दो टाइप भेद हो गए। अब इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो किसी एक वस्तु अथवा व्यक्ति को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसमें क्या आ जाएगा व्यक्तिवाचक में? समुद्रों के नाम होगा, सड़कों के नाम होंगे, चौक चौराहों के नाम, दिन महीनों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, त्यौहार अथवा उत्सव के नाम, भवनों के नाम, और ये सब सारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके बाद व्यक्तियों के नाम आएंगे जिसमें राम, श्याम, मोहन, राधा इत्यादि। नदियों के नाम आएंगे गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र। देशों के नाम आएंगे भारत, चीन, इटली, जापान। शहरों के नाम आएंगे प्रयागराज, पटना, मुंबई। पुस्तकों का नाम आएगा इसमें रामायण, महाभारत, कामायनी। पर्वतों का नाम आएगा हिमालय, अरावली, काराकोरम इत्यादि सारे कौन से आएंगे? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आएंगे। इसके बाद दूसरा है जातवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो इसमें जो एक ही प्रकार के वस्तुओं, व्यक्तियों और जाति का बोध कराने वाले जो है शब्द को क्या कहेंगे? जातवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा वस्तुओं के नाम, जैसे कलम, कुर्सी, घड़ी, मकान, जूता, तलवार। ये सब क्या हो गया? जातवाचक संज्ञा, यानी जात सूचक शब्द हैं। ठीक है, यानी कलम कह रहे हैं तो पूरी जात, जितनी भी टाइप के कलम हो उसका बात कर रहे हैं। कुर्सी की बात है तो जितने भी टाइप के कुर्सी हैं वो पूरी बात हो रही है। ठीक है, पशु पक्षियों के नाम गाय, बैल, बकरी, तोता, कौवा, गौरैया, शेर, ये सब पशु पक्षियों के नाम आ जाएंगे जातवाचक में। ठीक है, संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम जैसे भाई, मंत्री, जुलाहा, अध्यापक, ठग, जितने भी होते हैं ये संबंधियों, ये सब आएंगे जातवाचक में। प्राकृतिक तत्वों के नाम ज्वालामुखी, सुनामी, वर्षा, भूकंप, तूफान, ये सब प्राकृतिक तत्वों के नाम भी जातवाचक में आएंगे। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जिस संज्ञा शब्द से गणीय वस्तुओं अथवा वस्तु या व्यक्ति के समूहों का भेद होता है, बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसमें
गुच्छा आ जाएगा, कुंज है, संघ है, श्रृंखला है, सेना है, मंडली है, परिवार है, ठीक है। और इसके बाद इसमें पुस्तकालय, कक्षा, जुलूस, पुंज, ढेर, ये सब क्या आ जाएंगे, समूहवाचक में आ जाएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो जिन वस्तुओं का माप तौल हो सके अर्थात गण ना हो उन्हें क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब इसमें धातुओं के नाम आ जाएंगे, लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, ऊन, पीतल, तांबा, जस्ता, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। खाने पीने की वस्तुएं आ जाएंगी, घी, तेल, दूध, दही, पानी, शराब, चाय, कॉफ़ी इत्यादि सब द्रव्यवाचक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इसमें तो आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, पहला है तद्धित प्रत्यय द्वारा, दूसरा होता है कृत प्रत्यय द्वारा। तो तद्धित प्रत्यय में जो है जातवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से आता है, ठीक है, 3 प्रकार। और कृत प्रत्यय में जो है क्रिया से और व्यय से बनता है। तो इसमें अगर देखें तो जातवाचक में लड़का, लड़कपन, चोर, चोरी, पुरुष, पुरुषत्व, पशु, पशुता, ये सब किस में आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। इसके बाद अपना का अपनापन जो बनाएंगे, ये अपनापन क्या हो जाएगा, भाववाचक। सर्व का सर्वस्व हो जाएगा भाववाचक, निज का निजत्व हो जाएगा भाववाचक, ठीक है। विशेषण बनाते हैं तो मीठा का मिठास हो जाएगा, आलसी का आलस हो जाएगा, गरीब का गरीबी, भूख का भूखा, इस तरीके से भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। अब कृत प्रत्यय द्वारा अगर क्रिया से बनाएंगे तो चढ़ना का चढ़ाई हो जाएगा, लड़ना का लड़ाई, खेलना का खेल, थकाना का थकान, बहना का बहाव, मारना का मार, ये सारे भाववाचक में आ जाएंगे। अपव्यय से बनाएंगे इसमें तो दूर का दूरी, ऊपर का ऊपरी, धिक का धिक्कार, गर्म का गर्मी, गर्मी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, कठोर का कठोरता, मीठा का मिठास आदि हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया संज्ञा। अब देखते हैं लिंग। इसके परिचय की बात करें तो इसमें लिंग का मतलब निशान होता है, ठीक है। शब्द वह जाति जिससे नर अथवा मादा का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। हिंदी में लिंग होता है और 2 टाइप का, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। और मराठी, गुजराती, संस्कृत और अंग्रेजी में लिंग की बात करें तो उसमें 3 टाइप के लिंग होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में देखेंगे तो 2 प्रकार के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं तो ये देखिए पुल्लिंग की पहचान करते हैं, इधर से पहले शुरुआत करते हैं। शरीर के अवयव, शरीर के अंग जितने भी होते हैं पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अब उसमें आता है कान, दांत, मुंह, होठ, पाँव, हाथ, तालु, बाल, अंगूठा, नाखून, मस्तक, सारे जो है पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। रत्नों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि तांबा, सोना, लोहा, सीसा, कांसा, पीतल, टिन। ठीक है, अपवाद में जो मणि है ये भी रत्न है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है, ये पुल्लिंग नहीं होता, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ शरीर के अंग भी अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कलाई, नाम, आँख, जीभ, बाँह, हड्डी, इंद्रिय, कांख और कोहनी, ये सारे अपवाद में आते हैं, ठीक है। अनाजों के नाम में अगर हम बात करेंगे तो गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, मटर, चना, तिल इत्यादि आते हैं। अपवाद में मकई, मूंग, खेसारी। आपको अपवाद ही ज़्यादातर याद रखना क्योंकि यही पूछ लिया जाएगा। मकई, मूंग, खेसारी जो है पुल्लिंग नहीं होता क्योंकि अपवाद में स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। वृक्ष अथवा पेड़ों के नाम की बात करेंगे तो इसमें पीपल, आम, शीशम, सेब, अखरोट, सागौन, अमरूद, कटहल, शरीफा, नींबू इत्यादि होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवादों में जो है लीची, नाशपाती और नारंगी आता है जो कि ये पुल्लिंग नहीं होता। भौगोलिक स्थल और जल की बात करेंगे तो देश, नगर, समुद्र, पर्वत, पाताल, वायुमंडल, सरोवर, प्रांत, द्वीप, रेगिस्तान इत्यादि क्या है ये पुल्लिंग में आते हैं और इसमें भी अपवाद है। पृथ्वी, झील और घाटी ये तीनों जो है पुल्लिंग नहीं होते। ये हो गया। इसके बाद अब किससे बनाते हैं तो तत्सम उकारांत शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि राहु, केतु, भ्रू, अश्रु, ये सारे क्या होते हैं उकारांत शब्द हैं और ये सब पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो जब बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत यानी कि बड़ा आ की जगह ए आए तो वहाँ भी पुल्लिंग हो, जैसे कि ताला, ताले, दिशा, दिशाएं, कपड़ा, कपड़े इत्यादि क्या होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सीताराम, राधा कृष्ण, लोटा डोरी, राजा रानी, ये सारे पुल्लिंग में आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो दही, मोती, पानी, ये सब क्या होती हैं पुल्लिंग होती हैं, ठीक है। दही आपको जरूर याद रखना, दही क्या होता है पुल्लिंग होता है, पानी भी पुल्लिंग होता है, मोती भी पुल्लिंग होता है। जिस शब्द से अंत में ना लगा हो वो भी पुल्लिंग होगा, जैसे पढ़ना, लिखना, उठना या उठाना, गिरना, ये सारे पुल्लिंग हो जाएंगे। ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़कर शेष आकारांत जो संज्ञाएं होती हैं वो भी जो है क्या होता है पुल्लिंग होता है, जैसे कि चमड़ा, पहिया, गन्ना, पैसा, कपड़ा, आटा इत्यादि क्या होता है पुल्लिंग होता है। तो यह हो गया पुल्लिंग। अब इसके बाद हम देखते हैं स्त्रीलिंग। इसमें भी कुछ अपवाद हैं और पहले हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं, पहचान कैसे करेंगे। तो स्त्रीलिंग जो होता है बनिए या किराने की दुकान की वस्तुएं जो होती हैं वो सारी स्त्रीलिंग में होती हैं, ठीक है।
नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। खाने पीने की वस्तुओं के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। और इसके बाद इकारांत या इकारांत शब्द के जो होते हैं कि स्त्रीलिंग होते हैं। अकारांत तद्भव और आकारांत तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। व्यवसाय बोधक, जाति बोधक तथा उपनामवाचक शब्दों के अंतिम स्थान पर इन अथवा आइन प्रत्यय जो लगाते हैं उसमें भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या स्त्रीलिंग में अपवाद हैं। अपवाद की बात करें तो नदियों में आता है सोन नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियाँ स्त्रीलिंग नहीं होती। बाकी अन्य नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। पुष्य, अभिजित, धनिया, जीरा, नमक, तेज पत्ता, केसर, कपूर, ये सारे क्या होते हैं? किराने के सामान, लेकिन ये सब स्त्रीलिंग में नहीं आते। ठीक है। इसके बाद इसमें आता है पराठा, हलवा, भात, दही, रायता। ये सब क्या होते हैं? ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आते, सारे पुल्लिंग होते हैं। तो ये कुछ अपवाद हो गया जो कि आपको बहुत ज़रूरी इसको याद रखना है, यही पूछा जाएगा इसी में से। इसके बाद अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द को हम एक देखते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो इसमें कुछ शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, ये सब जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होता है। मैनेजर भी उसी में आता है, प्रोफेसर है, सेक्रेटरी है, ठीक है, पत्रकार है, चित्रकार है, मित्र है, शिशु है, दोस्त है, वकील है, श्वास है, ग्राहक है, मेहमान है, बर्फ है और डॉक्टर है। ये सारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इनका दोनों एक ही में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द जान लेते हैं जो उसको बार बार एग्जाम में पूछा गया जो। तो उसमें पहला नंबर दही का आता है, दही आपको जरूर याद रखना। दूसरा मोती है, तीसरा कवि है, पति है, ये सब पुल्लिंग है। रवि है। ठीक है। इसके बाद आता है मधु, सेतु, तालु, अश्रु, शशि, मुनि। ठीक है। ये लगता तो स्त्रीलिंग टाइप का, लेकिन ये है पुल्लिंग। ठीक है। मुनि, हरि, पानी, घी। पानी और दही ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका परीक्षा, जो कि आपको ये लगेगा कि ये पुल्लिंग टाइप का लिखा हुआ, लेकिन ये है स्त्रीलिंग। परीक्षा हुआ, दशा हुआ, विद्या हुआ, दमा है, कविता है। ठीक है। पूजा है, कथा है, माला है, आज्ञा है। इसके बाद आता है कृपा, धारा और भाषा। ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब वचन एवं उसके प्रकार एवं जो है प्रमुख नियम की बात करेंगे तो उसमें अगर हम देखें तो संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा विशेषण अथवा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे? वचन कहते हैं। ठीक है। ये वचन का होगा परिभाषा। संस्कृत में वचन के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन अगर हम हिंदी में वचन के प्रकार की बात करेंगे तो 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। यानी कि लड़का एक वचन जैसे और लड़के क्या होता है? बहुवचन। इसमें द्विवचन नहीं होता हिंदी में। यह हो गया। अब इसके बाद विभक्त सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के कुछ प्रमुख नियम हैं। विभक्त सहित का अर्थ होता है वाक्य के साथ प्रयोग होना। ठीक है। इसमें क्या क्या नियम है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जो अकारांत, आकारांत और एकारांत संज्ञाओं के अंतिम में छोटा आ, बड़ा आ और अ के स्थान पर ओ लगाने पर क्या हो जाएगा? वो बहुवचन में हो जाएगा। जैसे लड़का है तो लड़का में अंत में ओ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? लड़कों। तो ये हो जाएगा क्या? बहुवचन हो जाएगा। गधा है, गधों, बहुवचन हो गया। घोड़ा, घोड़ों, तो ये बहुवचन है। घोड़ा का बहुवचन घोड़ों। ठीक है। इसके बाद उकारांत, अकारांत और औकारांत संज्ञाओं के अंत में ओ लगाने पर यह भी जो है बहुवचन बन जाता है। जैसे कि लता, लताओं, जौ, जौओं, घर, घरों। तो ये सब क्या हो जाते हैं? इस तरीके से बहुवचन के रूप में आ जाता है। ठीक है। इसके बाद उकारांत संज्ञाओं में अंतिम बड़ा ऊ को छोटा ऊ करने के पश्चात ओ जोड़कर जो बनाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? बहुवचन में आ जाएगा। जैसे वधु है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वधुओं। अब वधुओं क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो इस तरीके से कुछ नियम है जो कि बहुवचन बनाया जाता है। अब तो विभक्त रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के अब कुछ प्रमुख नियम इसको देख लेते हैं। विभक्त रहित का अर्थ होता है स्वतंत्रता के बाद के रूप में प्रयुक्त शब्द। यानी कि अभी अब मैंने ऊपर जो देखा उसमें क्या था? विभक्त सहित था। अब हम देखेंगे विभक्त रहित। चलिए देखते हैं। तो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में या होने पर चंद्र बिंदु लगाकर जैसे बनाया जाता है। जैसे कि डिबिया है तो डिबियाँ, गुड़िया है तो गुड़ियाँ। ये सब क्या हो जाएगा? बहुवचन इस तरीके से बन जाएगा। गण, वर्ग, जन और लोग व वृंद शब्द संज्ञाओं के साथ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि स्त्री जन, नारी वृंद और अधिकारी वर्ग। ये सब क्या हो गए? बहुवचन बन जाते हैं इस तरीके से। और एक हो जाता है पाठक गण। ठीक है। इस तरीके से बहुवचन बनाया जाता है।
इधर अगर हम बात करें तो पुल्लिंग संज्ञा जो है अकारांत शब्द को एकारांत करने से बन जाता है बहुवचन, जैसे कि बच्चा का बच्चे, कपड़ा का कपड़े, गधा का गधे। ठीक है, इसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में ऐ जोड़कर बनाया जाता है, जैसे कि लता का लताएं, शाखा का शाखाएं, कामना का कामनाएं। तो ये सारे क्या हैं, बहुवचन हैं। एक है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा शब्दों के अंतिम में छोटा आ को ऐ करने से भी बहुवचन बनता है, जैसे कि गाय है गायें, रात है रातें, सड़क है सड़कें, बहन है बहनें। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, बहुवचन रूप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं, उनको जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हो गया दर्शन। दर्शन क्या होता है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। लोग, ये भी बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है। प्राण, प्राण भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ओठ अथवा ओठ, ये भी हमेशा बहुवचन में होता है। आंसू, दाम, अक्षत, ये 7 शब्द ऐसे हैं जो हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इसको आपको याद रखना है। और इसमें खासकर प्राण को तो ज़रूर ही याद रखना, प्राण जो है हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होता है। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है कारक परिचय तथा उसके भेद एवं विशेषताएं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से कारक के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उन्हें क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। कारक कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। कारक है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। तो ये टोटल कितने हो गए, 8 कारक हो गए। ठीक है, इसके बाद अब कर्ता कारक की बात करेंगे तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, ने है। ठीक है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। और वाक्य में जो शब्द कार्य करने वाले के अर्थ में आए उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक। इसमें 2 प्रकार होता है, अप्रत्यय कर्ता कारक, साप्रत्यय कर्ता कारक। अप्रत्यय कर्ता कारक होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है ने विभक्ति का अभाव होता है। ठीक है, अप्रत्यय कर्ता कारक में, जैसे कि मोहन खाता है, इसमें देखिए ने नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन यह है कर्ता कारक और इसे जो है प्रधान कर्ता कारक भी कहा गया है। क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता अनुसार ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया अप्रत्यय कर्ता कारक। अब देखेंगे साप्रत्यय कर्ता कारक। इसमें जो है ना, जो ने विभक्ति है वो युक्त होता है, यानी कि होता है। जैसे कि राम ने पानी पिया, इसमें क्या है, ये साप्रत्यय कर्ता कारक है क्योंकि इसमें ना जो है उपस्थित है। अब इसे क्या कहा जाता है, इसे अप्रधान कर्ता कारक कहते हैं। इसमें जो है क्रिया के लिंग वचन पुरुष और कर्मानुसार जो है ये बनता है। ठीक है, ये बातें हो गई। अब ने का प्रयोग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है उसको हम देखते हैं डिटेल में। तो कर्ता कारक का ने शब्द की बात करें तो जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, हेतु हेतु मदभूत, संदिग्ध भूतकाल की और क्रम कृतवाच हो, ठीक है, कृतवाच की हो, तो वहाँ पर क्या होगा, नेब का प्रयोग है। जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई थी, राम ने रोटी खाई होगी। ठीक है, ये सारे जो वाक्य लिखा हुआ है किस किस में लिखा, सामान्य भूत में लिखा हुआ है, इसके बाद आसन्न भूत में है, फिर पूर्ण भूत है, फिर हेतु हेतु मध्य भूत है, फिर संदिग्ध भूतकाल की ये सारे वाक्य हैं। ठीक है, इसके बाद ने का प्रयोग जो है केवल अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष 5 भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके बाद संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों तो अपूर्ण भूत को छोड़ शेष सभी भूतकालों में ने का प्रयोग होता है, जैसे कि राम ने खा लिया। इसके बाद जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, जैसे कि उसने लड़ाई लड़ी। ठीक है, इसके बाद प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में क्या होता है, ने का प्रयोग होता है। जहाँ पे प्रेरणार्थक क्रियाएँ होती हैं वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर बाकी सभी भूतकालों में क्या होता है, प्रयोग होता है ने का, जैसे कि उसने 5 रुपया दिलवाया। ये बातें हो गई। अब देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक की बात करें तो ये क्या होता है, तो वाक्य में क्रिया पर फल जिस शब्द पर पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, यह हो गया परिभाषा। विभक्ति चिन्ह की बात करेंगे तो को होता है इसका विभक्ति चिन्ह, क्या होता है, को, कर्ता ने कर्म को, यह होता है इसका विभक्ति चिन्ह। और इसमें जैसे कि देखते हैं तो भगाना, जगाना, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना आदि शब्दों के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जब विशेषण संज्ञा के रूप में हो तो कर्म में को का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है, जैसे कि बड़ों को पहले आदर दो, तो इसमें जो है को जो है ये अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, क्योंकि विशेषण संज्ञा के रूप में है। ठीक है, तो कर्म में को का अनिवार्य इसलिए हो जाता है। अब इसके बाद करण कारक। करण कारक की बात करें तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विभक्त क्या होता है, तो इसका विभक्त चिन्ह जो है वो है से। कर्ता ने कर्म को करण से,
ये आपको याद रखना है, इसका चिन्ह जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पहले इस तरह से स्टार्टिंग करते हैं। जब साधनभूत अथवा जुड़ाव हो तो करण कारक होता है, जैसे कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ पे जो से लिखा है ये कौन सा कारक है, ये करण कारक का उदाहरण है, ठीक है। किंतु जब अलगाव का प्रत्यय हो तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा। अब यहाँ से पेड़ से या फल गिरा, पत्ता गिरा, तो यहाँ पे जो से लगा है ये अपादान कारक में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे अलगाव स्थिति पैदा हो रहा है, यानी कि पेड़ से फल गिर रहा है, टूटकर अलग हो रहा है, ठीक है। तो ये बातें अपादान और करण में आपको अंतर जानना जरूरी है, ठीक है। दोनों का जो है विभक्त चिन्ह जो है से ही होता है। और इसमें जो है तो इसमें के द्वारा के जरिए इसका भी प्रयुक्त होता है विभक्त चिन्ह के स्थान पर। इसमें पाँव, कान, भूख, प्यास, जाड़ा, आँख शब्द जो है में एक वचन करण कारक सप्रत्यय युक्त होता है, तो एक वचन का प्रयोग जो है अप्रत्यय युक्त हो तो बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। जैसे वो प्यास से मर रहा है, वो प्यासों मर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स क्या हो जाए, लोप हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब इसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए का बोध हो तो वहाँ उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को अथवा के लिए, ठीक है, को के लिए होता है। संप्रदान में को और के लिए अपव्यय के अर्थ में, जैसे कि राम मोहन को जो है रुपए देता है, ठीक है। अब इसमें जो है जिससे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्म कारक में को का अर्थ के लिए संदर्भ में नहीं होता, जैसे राम मोहन को मारता है, तो यहाँ पर के लिए इसका अर्थ नहीं निकलना, यानी कि राम मोहन को ही मारता है, ठीक है। के जो है हित के वास्ते के निमित्त प्रत्यय युक्त अपव्यय भी संप्रदान कारक होते हैं। ये बातें होगी। अब अपादान कारक की बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। पृथक होने का बोध अतः से विभक्ति प्रयुक्त होती है, ठीक है। जैसे कि लड़का पेड़ से गिरा, हिमालय से गंगा निकलती, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक। इसके बाद आता है संबंध कारक। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ लगाव संबंध प्रतीत हो उसे क्या कहेंगे, संबंध कारक कहते हैं। और इसमें प्राय मुहावरेदार प्रयोग होता है, जैसे कि होली की होली, रात की रात, काने का कच्चा, ठीक है, कान का कच्चा। तो ये सब इसके जो है मुहावरे लगभग संबंध कारक में बनते हैं। इसका विभक्त चिन्ह क्या हो जाएगा, का की, का के की और रा रे री होता है। विभक्त के स्थान पर अगर हम बात करें तो बहुधा वाला प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे चांद वाली थाली, राम वाला घर, ये सब इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक के प्रत्यय रा रे री और ना ने नी होता है, जैसे कि मेरा लड़का, तुम्हारा घर, मेरी पकड़ी, ये सब आते हैं संबंध कारक के उदाहरण। संबंध जो है अधिकार और देने के अर्थ में बहुधा संबंध कारक होता है, जैसे कि ब्राह्मण को दक्षिणा दो, मोहन को बाल बच्चा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक, ठीक है। इसके बाद आता है अधिकरण कारक। ये जो है क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम का स्वरूप बताने वाला कारक क्या होता है, अधिकरण कारक होता है, ठीक है। विभक्ति का लोप भी इसमें हो सकता है। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में पर। अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह क्या है, में पर, ठीक है। जैसे कि नाव जल में तैरती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। लड़का दरवाजे दरवाजे घूम रहा है, तो यहाँ कभी कभी इसका लोप भी हो जाता है, में और पर का नहीं लगा होता, तब भी वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। तो वहाँ पे आपको ये समझना है कि क्रिया या आधार जो है उसको सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम का स्वरूप बताने वाला कारक क्या होता है, अधिकरण कारक। इसके बाद संबोधन कारक की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा, आवाज ना हो, संबोधन कारक जो होता है इसका परिभाषा की बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव प्रकट हो वहाँ संबोधन कारक होता है। संबोधन चिन्ह इस प्रकार का होता है। इसके विभक्त चिन्ह होता है हे, अरे, रे, हो, अजी, अहो, ठीक है। जैसे कि हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो इसमें जो है, या फिर हे राम, तो इस तरीके से इसका चिन्ह भी होता है, आपको याद रखना है। यह हो गया। अब सर्वनाम का परिचय, भेद और प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। वह विकारी शब्द जो संज्ञा बदले स्थान पर आता है उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और व्याकरण डॉक्टर दीमसित जो कि रूस के हैं के एक नए सर्वनाम का उल्लेख किया गया, वो है संयुक्त सर्वनाम। इसके बाद इसमें अगर देखें तो सब पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो पुरुष अथवा स्त्री पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं और हम का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप होता है।
वो, वह और यह होता है। इस तरीके से इसमें प्रयोग किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम, तो जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने में उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप, अपने आप, खुद, स्वयं, स्वतः, निज, ये सारे निजवाचक सर्वनाम हो गए। अब आप का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। जैसे मैं आप वही कार्य कर रही हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ। अवधारणा के अर्थ में जो है आप के साथ ही जोड़कर मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, इस तरीके से बनाया जाता है। सर्वसाधारण के अर्थ में आप भला तो जग भला, इस तरीके से भी प्रयोग किया जाता है। इसका निश्चयवाचक सर्वनाम, तो वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि यह, वह, वह, जो, ये सब इसके उदाहरण हो गए। दूरवर्ती संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम वह होता है और समीपवर्ती संज्ञा के स्थान पर ये होता है, ठीक है। इसके बाद संयुक्त सर्वनाम, अब ये दिया गया है, प्रतिपादक कौन है, डॉक्टर दीमसित से हैं, जो कि रूस के व्याकरण हैं। और इसमें एक से अधिक सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि जो कोई, सब कोई, हर कोई, जो कुछ, सब कुछ, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कुछ कोई। तो इसमें ये सारे इसके उदाहरण हैं, ठीक है, जो कि संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसे सर्वनामों की पुनरुक्ति या संयुक्त रूप भी कहा जाता है। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि कोई, किसी और कुछ, इस तरीके से उदाहरण इसमें आते हैं, ठीक है। सजीव प्राणियों हेतु जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम कोई या किसी होता है, जैसे कि बाहर कोई आया है। निर्जीव प्राणियों के लिए कुछ होता है, जैसे कि किसी से कुछ मत कहो, तो ये निर्जीव प्राणियों के लिए हो जाएगा। इसके बाद इसमें जब वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे जो, सो, जैसा वैसा, जिसको उसको, जिससे उससे, या फिर हो जाएगा इसमें जो वो, ठीक है। ये सारे जो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो, जैसा, जिसे इत्यादि संबंधवाचक सर्वनाम है, और जो, सो, वैसा, उसे इत्यादि जो है सहसंबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब इसमें आएगा कौन, क्या, किसे, किसने, किसको, किससे, ठीक है। ये हो गया इसके उदाहरण, वो क्या कहते हैं कि चिन्ह हो गया। प्रश्न करने हैं तो जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, किसे, किसने, किससे का प्रयोग चेतन जीव द्वारा होता है, जैसे कि बाहर कौन है। और किसे, क्या, किसे, किससे का प्रयोग जो है जड़ पदार्थ यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए, जैसे कि तुम किससे लिखोगे, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो ये था सर्वनाम की बातें। अब इसमें आगे के इस वीडियो में हम देखेंगे विशेषण का परिचय, भेद और प्रमुख विशेषताएं, और उसके आगे मतलब ये प्रैक्टिस सेट नंबर पेज नंबर 32 तक था। इसके बाद हम पेज नंबर 32 से लेकर पेज नंबर 60 तक इसमें आगे की जो है बातें होंगी वो चैप्टर देखा जाएगा। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।